कहानी की शुरुआत में हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग मर गए होते हैं और वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मेरे सारे दोस्त मारे गए, मैंने अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और इन डीमंस की आर्मी के सामने मैं अकेला ही बचा हूँ। तभी डीमन किंग कहता है ह्यूमन रेस के मार्शल गॉड तुम तो बहुत ज्यादा वीक निकले और आखिर तुम अब किस चीज के लिए फाइट कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा बचाने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए कहता है कि मैं हूँ किन फैंग द एल्केमी गॉड और मैंने यहाँ पे हजारों साल की जिंदगी जी है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी के अंदर मैं मार्शल आर्ट के बेसिक लेवल पे भी नहीं पहुंच पाया। मैंने हमेशा अपने दोस्तों का सहारा लिया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करने वाला। ये कहते हुए किन फैंग पिल खा लेता है और पिल को खाने के बाद में वो मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर फाइट करने के बाद में वो मारा जाता है। मरते हुए किन फैंग कह रहा होता है कि यहीं पे सब कुछ खत्म होता है। मैंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ अचीव किया, मैं एल्केमी की पीक पे गया, लेकिन मैं कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाया। लेकिन अगर गॉड ने मुझे एक और मौका दिया तो मैं खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा ताकि मैं कभी भी किसी डीमन के सामने वापस से ना हारूं। तभी किन फैंग घबराते हुए अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। और किन फैंग को याद आ रहा होता है कैसे उसकी फियांसे ने उसे धोखा दिया। किन फैंग कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए कंपटीशन जीत लिया, लेकिन तुम फिर भी मेरे पे अटैक क्यों कर रही हो। फिर उसकी फियांसे आगे बढ़ते हुए कहती है कि हमारा एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और 3 साल पहले मैंने किन फैमिली से रिश्ता जोड़ा था, लेकिन तब से मैंने काफी ग्रो किया। अब मैं 3 सबसे बड़े सेक्ट में से एक ही डिसाइपल हूँ और अब तुम्हारे सा लूजर मेरे लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। ये सब सोचते हुए किन फैंग कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर जो मेरी मार्शल कल्टीवेशन थी वो बिल्कुल ही बेकार थी और कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से मैंने एल्केमी को चुना। हालांकि जब मेरी एल्केमी थी वो एकदम पीक पे पहुंची, लेकिन जब मेरी मार्शल आर्ट्स थी वो बिल्कुल ही बेसिक रह गई। और अगर मेरी मार्शल आर्ट मेरी एल्केमी इतनी स्ट्रांग होती तो कभी भी कोई मॉन्स्टर हम पे अटैक नहीं कर पाता और हमारा क्लैन कभी भी बर्बाद नहीं हुआ होता। और लगता है जेड नेकलेस की वजह से मुझे टाइम में पीछे आने का मौका मिला है और इस लाइफ के अंदर उस कैलेमिटी से बचने के लिए चाहे मुझे एल्केमी करनी पड़े या मार्शल आर्ट, मैं सब कुछ करूंगा और मैं अपने किसी भी दुश्मन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी किन फैंग के पास में उसका सर्वेंट सेंकी आता है और वो कह रहा होता है कि यंग मास्टर हमारे मेडिसिन गार्डन के अंदर लिन फैमिली के एल्डेस्ट सन लिन लैंग घुस गए हैं। फिर किन फैंग लिन लैंग के बारे में बताते हुए कहता है कि वो उसकी फियांसे का भाई है। पास्ट लाइफ के अंदर लिन लैंग ने किन फैंग को बहुत ज्यादा परेशान किया था ताकि वो उसका मेडिसिन गार्डन को ले सके। फिर किन फैंग बोला ठीक है सेंकी, मुझे उसके पास लेके चलो। सीन चेंज होता है, हमें मेडिसिन गार्डन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लिन लैंग को जो कि कह रहा होता है कमीने किन फैंग, मेरी सिस्टर 3 सबसे बड़े सेक्ट में से एक मून पैलेस की डिसाइपल बन चुकी है। अगर तुम अभी भी हमें मेडिसिन गार्डन वापस नहीं करते हो तो हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी किन फैंग आते हुए कहता है कि एक ऐसा कमीना बंदा जो कि अपनी बहन के पे छुप के बोलता है, उसके यहाँ पे इतनी बोलने की हिम्मत कैसे हो रही है। और जो मेडिसिन गार्डन है लिन फैमिली को दिया गया था, लेकिन उसका रीजन था वो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब जब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया गया है तो ये गार्डन हमारा होता है और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे इस गार्डन के बारे में बात करने की। वहीं लिन लैंग घबराते हुए सोच रहा होता है क्या ये बंदा सच में किन फैंग ही है। तभी लिन लैंग कहता है कि तुम उस कंपटीशन में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और अगर मेरी बहन वहां चाहती तो तुम्हें मार डालती, लेकिन उसने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम्हें छोड़ दिया और फिर भी तुम गार्डन देने से मना कर रहे हो। फिर किन फैंग कहता है कि ये सारी फालतू बातें करने का टाइम मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पे किसी से बात करनी है तो वो है किन फैंग फैमिली की लॉ एंड एनफोर्समेंट टीम, तुम इन लोगों से बात कर सकते हो। वहीं लिन लैंग सोच रहा होता है किन फैंग आज काफी ज्यादा बदल चुका है, इससे यहाँ पे डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। फिर लिन लैंग कहता है कि तुम्हें पता है सिर्फ 1 महीने के अंदर ही किन फैमिली के हेडक्वार्टर से यहाँ पे कुछ लोग आने वाले हैं एलेक्सीर कलेक्ट करने के लिए। और किंग फैंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। फिर लिन लैंग कहता है कैसा रहेगा कि हम लोग एक बेट लगाएं, अगर जो तुम्हारे एलेक्सीर्स हैं वो इस साल के टारगेट को पूरा कर देते हैं तो मैं तुम्हें अपनी माइंस दे दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तुम अपना मेडिसिन गार्डन मुझे दे दोगे। और ये शर्त सुनकर सेंकी सोच रहा होता है कोई बेवकूफी होगा जो उस बेकार सी माइन के लिए हमारे मेडिसिन गार्डन को बेट पे लगाएगा। और किंग फैंग बोला ठीक है मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। फिर किंग फैंग और लिन लैंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और लिन लैंग वहां से हंसते हुए चला जाता है और जाते हुए कह रहा होता है कि भगवान इस बेवकूफ को बचाए। वहीं शैंकी भी कह रहा होता है कि मुझे लगा था जो हमारे यंग मास्टर हैं वो अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन मैं गलत सोच रहा था, हमारे यंग मास्टर अभी भी एक बच्चे ही हैं। और किंग फैंग हंसते हुए कह रहा होता है कि एक हजारों साल का बच्चा, इन बेचारों को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या होने वाला है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं किंचन बैठे कल्टीवेशन कर रहा होता है, तभी वो अपने मुंह से खून खासता है। फिर किंचन कहता है कि मैंने की एंड ब्लड के फर्स्ट लेवल को क्लियर कर लिया है और क्योंकि मैं शैन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को यूज कर रहा हूँ इसी वजह से मुझे ब्लड लॉस से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। फिर कहानी सुनाने वाला हमें वॉरियर्स के 6 रियलम के बारे में बताता है। सबसे पहला रियलम होता है की एंड ब्लड रियलम, दूसरा रियलम होता है टेम्परिंग स्टेट, तीसरा लेवल होता है ग्रैंड मास्टर रियलम और उससे ऊपर होता है वॉइड रियलम
फिर आता है वर्चुअल गॉड रियलम और सबसे ज्यादा पावरफुल होता है गॉड डिस्ट्रॉइंग रियलम। और ये 6 के 6 रियलम 9 लेवल में डिवाइडेड है। और मेरी पिछली लाइफ के अंदर मेरी फियांसे ने मेरे पे एक स्नीक अटैक कर दिया था। इसी वजह से मैं लाइफ में कभी भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर पाया और मैं जितना भी कल्टीवेशन भी किया था वो सब भी चला गया। लेकिन ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मेरे पास शेन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट है, जिसकी मदद से मैं अपनी मार्शल आर्ट की फाउंडेशन फिर से रख सकता हूँ। और ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक बहुत ज्यादा खास टेक्निक है जो कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में ढूंढी थी। इसके इफेक्ट से जो मैं सेंस है तो काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। देखने में तो ये टेक्निक काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लगती है, लेकिन आज तक जिन लोगों ने भी इसको प्रैक्टिस किया वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा बड़े लोग बने हैं। और सभी लोग इस टेक्निक को ऑर्डिनरी इसी वजह से मानते हैं क्योंकि किसी को भी इसकी रियलिटी के बारे में नहीं पता। पास्ट लाइफ में मैं भी इस टेक्निक को यूज नहीं कर पाया था, लेकिन ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि इस लाइफ में मैं इसे यूज कर पाऊंगा। तभी किनफेंग के पास में सर्वेंट आते हुए कहता है कि मास्टर बाहर चलिए, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा हो गया है। जब किनफेंग बाहर आके देखता है तो उनकी सारी क्रॉप खराब हो गई होती है। सर्वेंट कह रहा होता है कि मास्टर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, सिर्फ 10 दिनों के अंदर कलेक्शन एजेंट आने वाला है, लेकिन पता नहीं कैसे हमारे जितने भी हर्ब्स थे वो खराब हो गए। यहाँ तक कि अगर हम लोग फिर से फसल लगाते हैं तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी किनफेंग अपनी पावर को यूज करते हुए उस जगह को चेक करने लगता है। जब वो उस जगह को चेक करता तभी उसे कुछ मिलता है और वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तियानलो फ्रूट के अंदर लियांग ग्रास क्या कर रही है? जो लियांग ग्रास होती है वो किसी भी क्रॉप को खराब करने की पावर रखती है। तो आखिर मेरे हर्ब्स के बीच में किसने उसको प्लांट किया होगा? ये काम पक्का सा लिन लैंग नहीं किया होगा और शायद यही रीजन था जिसकी वजह से उसने मुझसे बेट भी लगाई थी। उसने अपनी पूरी चालें चल दी है ताकि मुझसे वो मेडिसिन गार्डन को फिर से ले सके, लेकिन उस बेवकूफ को बिल्कुल भी नहीं पता कि उसने मुझे काफी ज्यादा अच्छा गिफ्ट दे दिया है। आगे हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। किन फैमिली का मेडिसिन कलेक्टर आ गया होता है, साथ ही उसके साथ में लिन फैंग भी आया होता है। लिन फैंग कह रहा होता है कि आखिर किन फैंग कहाँ पर है, क्या वो यहाँ पे मेडिसिन कलेक्टर को ग्रीट करने के लिए नहीं आएगा? और सैंग के उस मेडिसिन कलेक्टर के सामने अपने घुटनों पे बैठा हुआ होता है और कहता है कि आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, यंग मास्टर आते ही होंगे। तभी वहाँ पे किन फैंग आते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या शोर कर रहे हो? किन फैंग को देखते हुए लिन फैंग कह रहा होता है, तुमने यहाँ पे मेडिसिन कलेक्टर को देखा लेकिन तुम फिर भी उनके सामने झुक के उनको ग्रीट नहीं कर रहे, क्या तुम यहाँ पे इनको डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हो? तभी मेडिसिन कलेक्टर यूलांग कहते हैं कि इनफैक्ट मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, माफी मांग लो। तभी सैंकी और सभी लोग झुकते हुए कहते हैं कि मेडिसिन कलेक्टर प्लीज आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत कीजिए। वही सैंकी किनफेंग से भी कह रहा होता है कि यंग मास्टर आप इनसे माफी मांग लीजिए। लास्ट टाइम जब ये गुस्सा हुए थे इन्होंने 3 साल का फाइन ठोका था, अगर ये इस बार भी गुस्सा हो गए तो पता नहीं क्या करेंगे। तभी किनफेंग यूलैंग को अपने मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि मैं नहीं झुकूंगा। मिडिल फिंगर को देख के लिन फेंग और सैंकी काफी शौक रह गए होते हैं। वही मेडिसिन कलेक्टर यूलैंग काफी गुस्सा हो गए होते हैं और किनफेंग कह रहा होता है कि तुम सिर्फ एक पार्ट टाइम वर्कर हो, बस तुम यहाँ पे अपनी पावर को यूज करते मुझे फाइन ठोक सकते हो और फाइन ठोके तो मैं क्या ही बिगाड़ लोगे। वही यूलैंग काफी गुस्सा हो गया होता है और कह रहा होता है तुम बाद में बातें करना, पहले मुझे चल के इस साल की हर्ब्स दिखाओ। और किनफेंग कहता है कि जितना हमने वादा किया था उतने हर्ब्स रेडी हैं। तभी यूलैंग हंसते हुए कहता है कि पिछले साल चीजें काफी चेंज हो चुकी है, इस साल जो हर्ब्स का कलेक्शन है वो डबल हो चुका है, इसी से तुम्हें डबल हर्ब देने होंगे। फिर यूलैंग अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। वही सैंकी सोच रहा होता है कि ये कमीना हम पे जागती कर रहा है और यहाँ पे हम लोग सिर्फ मेडिसिन गार्डन ही नहीं हारने वाले, लगता है जो हमारे यंग मास्टर है वो भी मरने वाले हैं। वही लिनफेंग सोच रहा होता है कि मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पे यूलांग आने वाला है, इसी वजह से मैंने पहले यूलांग को अपनी साइड में कर लिया था। और किनफेंग को तो पता भी नहीं है कि इसके और मेरे बीच में मेडिसिन गार्डन को लेकर 50-50% की डील हुई है। साथ ही मैंने इस कमीने के मेडिसिन गार्डन को भी खराब कर दिया था, ये पक्का से इसको रिकवर तो नहीं कर पाया होगा और ये सिर्फ अपनी गार्डन ही नहीं अपनी जान भी खोएगा। तभी किनफेंग कहता है कि तुम्हें डबल चाहिए ना, मेरे साथ चलो। फिर क्रॉप्स को देखते हुए लिनफेंग बोलता है क्या तुमने यहाँ पे तियालू फ्रूट को ग्रो किया है? तुमने तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार चीज को ग्रो किया है। वही यूलांग भी बोल रहा होता तुमने बहुत ज्यादा घटिया चीज को ग्रो किया है और क्या तुम हमारे क्लैन को कचरा देना चाहते हो? मेरा तो मन यही कर रहा है कि मेन फैमिली के नाम पे तुम्हें यहीं पे एग्जीक्यूट कर दूं। तभी किनफेंग कहता है कचरे लोगों को सिर्फ कचरा ही दिखता है, क्या तुम लोग की आंखें खराब हो चुकी है, तुम ये सब नहीं देख पा रहे? और सामने हम देखते हैं बहुत ही अच्छी हर्ब्स उग रखी होती है जिसको कि देख के वहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। क्रॉप्स को देखते हुए लिनफेंग सोच रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे याद है मैंने यहाँ पे लियांग ग्रास को डाला था, फिर भी इतने अच्छे हर्ब्स कहाँ से हो सकते हैं। वही यूलांग भी सोच रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छे क्रॉप्स हैं और ये सारे हर्ब्स बिल्कुल टॉप क्वालिटी के हर्ब्स हैं, जितना इन लोगों को टैक्स देना था उससे ये लोग 5 गुना अच्छी क्वालिटी की चीज दे रहे हैं। वही सैंकी भी सोच रहा होता है काफी दिनों से मैंने यंग मास्टर को नहीं देखा था, उन्होंने अकेले ही मेडिसिन गार्डन काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा है। फिर लिनफेंग गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम इतने अच्छे क्रॉप कैसे उगा सकते हो मेडिसिन गार्डन के अंदर? वही जो किनफेंग होता है बता रहा होता है जो लियांग हर्ब होती है वो यांग नेचर की होती है
और अगर आप इन हब्स के बीच में इसको प्लांट करोगे तो आपकी जितनी प्लांटेशन हो खराब हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप लियांग ग्रास को उल्टी डायरेक्शन में ग्रो करो जहाँ पे बिल्कुल भी सन की रोशनी ना पड़े और एक स्पेशल फॉर्मेशन का यूज करो तो इसे जितने भी हर्ब्स होते हैं वो काफी जल्दी ग्रो करती है। फिर किनफैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, लिनफैंग तुम ये मत सोचो कि मैंने क्या किया और क्या नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे पक्का से हारने वाले हो और तुम अपनी माइंड मुझे देने के लिए तैयार हो जाओ। तभी लिनफैंग हंसते हुए बोलता है, अगर मैं तुम्हें अपनी माइंड ना भी दूं तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी किनफैंग उस एग्रीमेंट को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अगर तुम वो माइंड मुझे नहीं दोगे तो जिंदगी भर के लिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और तुम्हारी फैमिली के पास बहुत सारे बड़े बड़े चार्जेस भी लगेंगे। वही लिनफैंग सोच रहा होता है, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके। फिर लिनफैंग बोलता है कि ब्रदर यूलांग मेरी हेल्प करिए। यूलांग कहता है कि बैट तो आपने लगाई थी, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, तो इस मैटर के अंदर मुझे मत घसीटो। फिर लिनफैंग को अपनी माइंड देनी ही पड़ती है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं किनफैंग को जो कि माइंड में आया होता है और वो कह रहा होता है ये जगह सच में काफी ज्यादा शानदार है। फिर सैंकी कहता है कि यंग मास्टर आप काफी ज्यादा होशियार हो चुके हैं, वरना आप कभी भी उस मेडिसिन गार्डन को यूज करते हुए ये माइंड नहीं जीत पाते। और उस टाइम हम सभी लोगों को लगा था कि आपने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने उतने अच्छे मेडिसिन गार्डन को इतने बेकार माइंड के चैलेंज पे क्यों लगा दिया? क्या यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज छुपी हुई है? तभी किनफैंग बोलता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मुझे तो बस उस कमीने को सबक सिखाना था, इसी वजह से मैंने बैट लगाई थी। ये बात जान के किनफैंग से मदद के लिए बैट लगाई थी, सैंकी काफी शौक रह गया होता है। फिर किनफैंग हमें बताता है कि सैंकी बिल्कुल सही कह रहा है, एक मेडिसिन गार्डन के सामने एक माइंड बिल्कुल ही बेकार चीज होती है। पर मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर मुझे कुछ पता चला था, जितनी माइंड सिंपल दिखती है उतनी सिंपल है नहीं। इसके अंदर जो ब्लैक आयरन ओर है वो काफी शानदार मटेरियल है और अगर हम लोग ब्लैक आयरन ओर को सही से यूज कर पाए तो इसकी वैल्यू मेडिसिन गार्डन जैसी ही होगी। तभी किनफैंग के पास में गार्ड दौड़ते हुए आता है और कहता है, मास्टर वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा हुआ है, पास ही में हमारी एक माइन ढह गई है और उस माइन के अंदर 15 से 20 वर्कर दब के मारे जा चुके हैं। फिर हमें गिरी हुई माइन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी वर्कर का परिवार बैठ के रो रहा होता है। वहीं उन लोगों को देखते हुए सैंकी बोल रहा होता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे ही इस माइन की ओनरशिप हमारे हाथों में आई ये माइन ढह गई, इसका मतलब गॉड हमसे खुश नहीं है। फिर उन सभी माइनर्स के फैमिली वाले बोलते हैं, ये तो किन फैमिली के यंग मास्टर है, ये सब इसी कमीने की वजह से हो रहा है। जब तक लिन फैमिली यहाँ पे थी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन किन फैमिली के इस माइन को अपने हाथ में लेते ही गॉड गुस्सा हो गए और गॉड ने अपने गुस्से का हमारे परिवार के लोगों पे उतार दिया। ये सब इसी कमीने की वजह से हो रहा है, अगर इसने माइन को अपना नहीं बनाया होता तो हमारे परिवार के लोग बिल्कुल ही मरे नहीं होते। सब कुछ देखते हुए सैंकी बोलता है कि मास्टर की जगह काफी डेंजरस हो चुकी है, आपको यहाँ पे और नहीं रुकना चाहिए, आप ऐसे चले जाइए। किनफैंग कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। साथ ही वो सोच रहा होता है, हमारे हाथों में ये माइन आते ही ढह गई, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, ये किसी की चाल है। फिर किनफैंग अपनी सिक्स सेंस का यूज करते हुए माइन के अंदर देखता है और उसे पता चलता है कि जितने भी लोग अंदर फंसे हुए हैं उनमें से कोई मरा नहीं है, वो सभी लोग सिर्फ बेहोश हुए हैं और जो माइन वो अंदर से बिल्कुल ठीक है, बाहर से उसका गेट ढहा है और ये काम पक्का से लिनफैंग ने करवाया होगा, उसने यहाँ पे गेट पे एक्सप्लोजन करवाए होंगे जिसकी वजह से ये माइन ढह गई। और उस कमीने का प्लान यही है कि वो माइनर्स के फैमिली के हाथों मेरे को मरवा दे, जिससे कि यहाँ पे मैं भी मर जाऊँ, उसका काम भी हो जाए। फिर किनफैंग चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, अंदर यहाँ पे जितने भी लोग फंसे वो सभी जिंदा हैं, अगर हम लोग गेट पे लगे हुए सारे रॉक्स को हटा दे तो हमको बचा सकते हैं। और मैं यहाँ पे सभी लोगों को बोलूँगा कि हमको ब्लेम मत कीजिए, प्लीज अपने लोगों को बचाने में हेल्प करिए। तभी यहाँ पे सभी लोग रोते हुए बोलते कि तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो, यहाँ पे एक पूरी माइंड रह गई और तुम कह रहे हो कि अंदर लोग जिंदा बचे होंगे, आखिर तुम मरे हुए लोग के बारे में झूठ कैसे कह सकते हो? और ये सब देख के लिनफैंग हंस रहा होता है और कहता है किनफैंग तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, भले से यहाँ पे कुछ भी कर ले पर ये बचने वाला नहीं है। फिर वहाँ पे जितने माइनर्स के फैमिली वाले होते हैं वो किनफैंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और ये कह रहा होता है कि मास्टर आप यहाँ से चले जाइए वरना ये लोग आपको मार डालेंगे। फिर किनफैंग कहता है किन फैमिली के गार्ड्स इन लोगों को मत रोको, इन सभी के हाथों में वेपन्स दे दो और अभी इनके ऊपर है कि उस वेपन से मुझे मारते हैं या अपने बचे हुए लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप सभी लोग यहाँ पे गिव अप करना है तो आप गिव अप कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी लाइफ पे कसम भाई कहता हूँ कि वो सभी लोग बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे खुदाई करने के बाद में भी आप लोग को वो सही नहीं मिलते तो मुझे मार डालना, मुझे मारने के बावजूद मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा और ना ही मेरी किन फैमिली आप लोगों से बदला लेने के लिए आएगी। लेकिन अभी आप लोगों पे कि आखिर आप लोग मदद करते हैं कि नहीं। फिर वहाँ पे सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हमें एक बार बिलीव करना चाहिए। फिर सभी लोग आगे बढ़ते उस माइन को खोदने लगते हैं। वही किनफैंग सैंकी को बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है। वही सैंकी सोच रहा होता है कि आखिर यंग मास्टर मुझे काम करने के लिए क्यों कह रहे हैं और उन सभी को माइन खोदते हुए देख के लिनफैंग कह रहा होता है इसे और अच्छे से खोदो, अगर तुम्हें उन सारे वर्कर्स की बॉडी मिल भी आती है तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने उन सभी लोगों को मारने के लिए अंदर एक पॉइजनस गैस डाली है जिससे कि उन लोगों के लिए बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और किनफैंग तुमने लोगों के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी है, अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। जैसे ही सभी लोग अपने लोगों को मरा हुआ देखेंगे तुम्हें भी मार डालेंगे।
खोदते खोदते फाइनली वो लोग गेट को खोद देते हैं। फिर वो सभी लोग देखते हैं कि अंदर जितने भी वर्कर्स होते हैं वो मरे हुए पड़े होते हैं और वो लोग रोते हुए कहते हैं कि आपने झूठ कहा, यहाँ पे जितने भी लोग पड़े हुए वो सभी मर चुके हैं। फिर लिनफेंग वहाँ पे आते हुए कहता है कि ये सभी उस कमीने किनफेंग की गलती है, तुम लोग को उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वो सभी लोग आगे बढ़ते हुए कह रहे होते हैं कि हमारे लोग की जान गई है, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाले किनफेंग। लिनफेंग बाहर से खड़े हुए किनफेंग को देख रहा होता है और सोच रहा होता है इसे पक्का यही लग रहा होगा कि मैंने ये सब किया है, लेकिन इस बच्चे के पास में कोई प्रूफ नहीं कि मैंने ये सब किया है और ना ही इसे कोई प्रूफ मिलने वाला है और इसने पक्का से डर के मारे अपनी पैंट भी गीली कर दी होगी और ये सोच रहा होगा कि आखिर मैं घर कैसे जाऊं। तभी सैंकी किनफेंग की मंगाई हुई चीज लेके आता है और किनफेंग वहाँ पे खड़े हुए देख के लिनफेंग सोच रहा होता है आखिर ये भाग क्यों नहीं रहा, यहाँ पे रखे क्या करने की सोच रहा है। फिर किनफेंग सभी लोग को ऑर्डर करता है कि इस फ्रूट को काफी ज्यादा अच्छे से खाओ और इसको खाने के बाद में दूसरे के मुंह में इसे अपने मुंह से ट्रांसफर कर दो। और किनफेंग के लोग को ये सब करते हुए देख के लिनफेंग बोलता है देखो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उन लोग के मरने के बाद भी ये कमीना उनको नहीं छोड़ रहा। वहीं जो सारे लोग होते हैं वो काफी गुस्सा हो गए होते और वो कह रहे होते कि हम इस कमीने को मार डालेंगे, ये हमारे मरे हुए फैमिली मेंबर्स की इंसल्ट कर रहा है। वही किनफेंग कहता है कि सैंकी डरो मत, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करते रहो। वही किनफेंग भी उन सभी लोग के मुंह में अपने हाथों से वो मेडिसिन डाल रहा होता है। जो सैंकी होता है वो भी सोच रहा होता है कि मास्टर आपने ये काम करवा दिए, इससे तो बेहतर मौत ही थी। तभी वहाँ पे जो मरे हुए वर्कर्स होते हैं वो उठ के बैठ जाते हैं, जिसको कि देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी शॉक रह गए होते हैं। फिर एक औरत आगे बढ़ते हुए कहती है कि मेरा पति जिंदा है और मास्टर किनफेंग ने बिल्कुल सही कहा था। वही जो किनफेंग होता है वो कह रहा होता है ये सभी लोग मरे नहीं थे, असल में जो इन्होंने पॉइजन सूंघा है उसका नाम है स्वैम्प मिदामा। फिलहाल इस पॉइजन को ठीक करने का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन अगर तुम तियानलू फ्रूट किसी को मैश करके खिलाते हो तो वो आराम से इस पॉइजन के इफेक्ट से बाहर निकल सकता है। इसी वजह से मैंने सैंकी से तियानलू फ्रूट मंगवाए थे ताकि मैं इन माइनर्स को ये खिला सकूं। और लगता है कि इस एरा के अंदर सिर्फ मैं ही अकेला वो इंसान हूँ जिसको कि इस टेक्निक के बारे में सब कुछ मालूम है। फिर किनफेंग वर्कर के पास जाते हुए कहता है कि मुझे सही सही बताओ आखिर तुम यहाँ पे बेहोश कैसे हो गए थे और तुम लोगों को पॉइजन किसने सुंघाया था। तभी वो वर्कर कहता है कि हाँ मुझे याद आया, हमें बेहोश करने वाला लिन लैंग था। उस कमीने ने पहले हम लोग को इस केव के अंदर बंद करने की कोशिश करी और जब हम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो वो हमको पॉइजन सुंघा के भाग गया और इस पॉइजन सूंघते ही हम सभी लोग बेहोश हो गए थे। फिर सारे वर्कर कहते हैं कि हाँ इसी कमीने ने हमें बेहोश किया था और हमें यहाँ पे मरने के लिए छोड़ के भाग गया। फिर किनफेंग कहता है कि ब्रदर लिन लैंग लगा नहीं था कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, पर लगता है सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और क्या यहाँ पे जितने भी लोग गुस्सा आ रहा था कि मैंने उनके फैमिली मेंबर्स को मार दिया है, क्या उनको अब गुस्सा नहीं आ रहा। यही वो कमी है जिसने कि आपके फैमिली मेंबर्स को मरने के लिए छोड़ दिया था। वही जो लिन लैंग होता है उसके डर के मारे सुसु हो गई होती है और वो कह रहा होता है प्लीज मुझे मत मारो। फिर सभी वर्कर्स मिलकर लिन लैंग को मारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जो किनफेंग होता है वो माइन के अंदर कुछ ढूंढने का ट्राई कर रहा होता है। तभी सैंकी बोलता है कि यंग मास्टर आखिर आप क्या ढूंढना चाहते हैं। वही जो किनफेंग होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे अच्छे से याद है जो लिन लैंग की ब्लैक आयरन ओर की माइन थी वो यही वाली माइन थी, तो आखिर मुझे ब्लैक आयरन ओर मिल क्यों नहीं रहा है। तभी एक वर्कर आगे बढ़ते हुए बोलता है कि यंग मास्टर का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे हम सभी लोग की जान बचा ली। फिर यहाँ पे सभी वर्कर झुकते हुए कहते हैं कि हम आपकी अच्छाई को कभी भी नहीं भूल सकते। फिर किनफेंग कहता है कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा थक गए होंगे और फिलहाल कुछ दिनों के लिए मैं माइंड को ही बंद कर रहा हूँ, ये बाद में खुलेगी, तो तब तक के लिए आप सभी लोग रेस्ट कर सकते हैं। वही लिन लैंग सोच रहा होता है कि भले से मैंने लाइफ में कुछ भी किया लेकिन कभी मेरे टाउन के लोगों ने मेरी तारीफ नहीं करी थी, ये पहली बार जब वो मेरे साथ झुके में तारीफ कर रहे हैं। फिर वो सारे वर्कर्स कहते हैं कि जैसा मास्टर किनफेंग कह रहे हैं हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे। फिर किनफेंग पूछता है कि आखिर वो कमियां लिन लैंग कहाँ पर है और वो वर्कर बताता है कि हम लोग उस कमीने को मार रहे थे और शायद वो उसके बाद में भाग गया था। और किनफेंग सोच रहा होता पक्का लिन लैंग को पता होगा कि आखिर यहाँ पे ब्लैक आयरन की माइन कहाँ पर है, लेकिन वो कभी ना मुझे बताने से पहले यहाँ से भाग गया। फिर सैंकी वहाँ पे आता और कहता है कि मास्टर यहाँ पे सब कुछ शांत हो चुका है, अब हम सभी लोग घर चलना चाहिए। फिर किनफेंग सैंकी से कहता है क्या तुम्हें पास ही के टाउन के लोन शार्क्स के बारे में पता है, और सैंकी कहता है कि हाँ मैं उनको जानता हूँ, वो सभी लोन शार्क काफी खतरनाक लोग हैं, उन लोगों से पैसा उधार लेना और उनका पैसा वापस करना दोनों ही बहुत मुश्किल है, और अगर आप गलती से भी उनका पैसा वापस नहीं कर पाते हो तो वो आपकी हालत खराब कर देंगे और आपकी टांगे तोड़ देंगे। और ज्यादातर लोग उनका पैसा वापस इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। सिर्फ कुछ बेवकूफी होते हैं जो कि उनसे पैसा उधार लेते हैं। लेकिन मास्टर आप मुझे उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं, कहीं आप उनसे पैसा लेने की तो नहीं सोच रहे ना। तभी किनफेंग बोलता है कि मैं सोच नहीं रहा, मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, मैंने उन सभी लोगों से 500 गोल्ड का उधार लिया है। सैंकी बोलता है मास्टर मजाक कर रहे हैं ना, और किनफेंग बोलता है मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। फिर सैंकी परेशान होते हुए बोलता है कि एक आम इंसान 20 गोल्ड पर साला खर्च कर पाता है और यहाँ पे आपने 500 गोल्ड का उधार लिया है। तभी किनफेंग बोलता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आखिर मेडिसिन गार्डन को इतना ज्यादा अच्छा कैसे करता।
फिर सेंकी कहता है कि मेडिसिन गार्डन से हम साल के 100 गोल्ड कमा पाते हैं, आपने उस गार्डन के पीछे 500 गोल्ड का उधार ले लिया है, आखिर हम इसे पे बैक कैसे करेंगे। वो जो किनफेंग होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने आयरन माइनिंग के लिए सब कुछ किया है, तो जो पूरा उधार वो भी आयरन माइनिंग चुकाएगी। लेकिन हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जो लिन लैंग है वो यहाँ से भाग चुका है, तो आखिर मुझे ब्लैक आयरन माइनिंग के बारे में बताएगा कौन। वो जो सेंकी होता है वो कह रहा होता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हमारा मेडिसिन गार्डन भी जाएगा और हम लोग भी मरेंगे। और उन लोगों को जाते हुए एक लड़की देख रही होती है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं किनफेंग अपने घर पे आ गया होता है। जैसे ही वो अपने घर पे आता है वो देखता है अपने फादर को, और किनफेंग के फादर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें देखे बहुत ज्यादा टाइम बीत गया, आखिर तुम्हें हेल्थ कैसी है बेटा। तभी किनफेंग बोलता है कि आप वापस आ गए डैड। और शैंकी किनफेंग के फादर किनफेंग की हरकतों के बारे में बताने ही वाला होता है, तभी किनफेंग शैंकी का मुंह बंद कर देता है। फिर किनफेंग हमें बताता है कि उसके फादर काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, उसकी पिछली जिंदगी में उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी और अपनी जिंदगी खत्म होने तक किनफेंग के लिए लड़ते रहे, लेकिन इस बार मैं अपने फादर को काफी ज्यादा अच्छे से रखूंगा और अब मेरे फादर को मेरी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ। फिर किनफेंग के फादर बोलते हैं कि तुम अपने कल्टीवेशन के बारे में कोई भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खर्चा किया और तुम्हारे लिए 2 पिल्स लेके आया हूँ, ये तुम्हारी कल्टीवेशन रिस्टोर करने में काफी मदद करेंगी। तभी किनफेंग बोलता है कि फादर मेरी इंजरीज ठीक हो चुकी है, अब से आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही किनफेंग सोच रहा होता है कि लगता है मेरे फादर को मेरी इंजरीज के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन हो चुकी है, और मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं सोच सकता कि मेरे फादर ने कितनी ज्यादा मेहनत करी होगी ताकि वो इन 2 महंगी पिल्स को खरीद सके। फिर किनफेंग के फादर बोलते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी गिर कैसे गई है, तुम तो की और ब्लड के फर्स्ट लेवल पे आ चुके हो। तभी किनफेंग बोलता है कि फादर आप टेंशन मत लीजिए, चलिए पहले हम लोग घर चलते हैं, मेरे को आपको बहुत कुछ बताना है। सीन जो होता है किनफेंग और उसके फादर घर पे आ गए होते हैं। किनफेंग के फादर कह रहे होते हैं कि तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम एक एल्केमी मास्टर के स्टूडेंट बन चुके हो और तुम ऑलरेडी एक एल्केमिस्ट भी हो, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और किनफेंग कह रहा होता है कि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा है कि मैं एक यूनिक टैलेंट हूँ। किनफेंग के फादर हंसते हुए कहते हैं कि मुझे पता ही था, मेरा बेटा एक नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता, वो पक्का से एक जीनियस है। वैसे जो तुम्हारे मास्टर है वो कहाँ रहता है, मैं उनसे मिलकर उनको ग्रीट करना चाहूंगा। तभी किनफेंग बोलता है कि फादर मुझे माफ करिएगा, मेरे मास्टर काफी ज्यादा अलग इंसान है, वो किसी से भी मिलना पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि ज्यादा लोग तो उनके बारे में जानते तक भी नहीं है, वो आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे। तभी किनफेंग के फादर बोलते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, जितने भी हाई लेवल के एक्सपर्ट्स होते हैं वो बाहर के लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। वही किनफेंग सोच रहा होता है कि मुझे मेरे पापा से झूठ कहना पड़ रहा है, लेकिन आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ। अगर मैं उनको ये भी बता दूं कि मैं फ्यूचर से आया हूं तो वो मेरी बात को नहीं मानेंगे, इसलिए उनको ये कहना कि मेरा एक एल्केमी मास्टर ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और इससे मैं टेंशन भी नहीं लेंगे। फिर किनफेंग के फादर कहते हैं कि मुझे फिर से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, अगर फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ में ना हूँ और अगर तुम्हें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए जिसको तुम खुद से सॉल्व ना कर पाओ तुम इसको यूज कर सकते हो। ये हमारी किन फैमिली का बैटल ऑर्डर है। और बैटल ऑर्डर को देखते हुए किनफेंग सोच रहा होता है कि मेरे फादर मुझे इतना जरूरी चीज दे रहे हैं, मेरे फादर मेरी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। फिर किनफेंग के पास जाते हुए कहते हैं कि मैं बहुत दिनों बाद लौटने वाला हूँ और हमारी जो फैमिली है मैं तुम्हारे पास छोड़ के आ रहा हूँ बेटा, तो इसका काफी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना। तभी किनफेंग कहता है कि फादर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसका काफी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखूंगा। साथ ही किनफेंग सोच रहा होता है कि मेरे फादर ने मुझे किन फैमिली का बेटर ऑर्डर दिया है और ये देखे मेरे फादर ने शो किया है कि वो मुझे कितना ज्यादा पसंद करते हैं और मेरे ऊपर किए गए इस भरोसे में कभी भी टूटने नहीं दूंगा, मैं अपने फादर का सिर कभी भी नहीं झुकने दूंगा। आगे अगले दिन सैंकी कह रहा होता है यंग मास्टर काफी देर से कोई हमारा दरवाजा पीट रहा है, कहीं वो लोन शार्क तो नहीं। वहीं जो किनफेंग होता है काफी घबरा गया होता है और कहता है कि सैंकी मेरी बात सुनो, हमारी फैमिली के जितने भी गार्ड्स हैं सभी लोग को बुला के लेके आ जाओ और कह दो कि वो लोग दरवाजे पे तैनात हो जाएं। बाहर निकलते हुए किनचेंग सोच रहा होता है कि आज तो मैं गया, वो लोन शार्क मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले और मेरा मन कहता है कि कल मैं अपने फादर से पैसे मांग लूं, लेकिन उन्होंने मेरे लिए बहुत सी महंगी पिल खरीद ली थी, इसी वजह से मैं उनसे पैसे नहीं मांग पाया और मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी वो सब खर्च हो चुकी है। पता नहीं अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं पैसा नहीं दे पाया तो ये जो लोन शार्क है मैं घर को भी रख लेंगे। फिर किनचेंग बोलता है गेट खोल दो। साथ ही वो सोच रहा होता है लगता है मुझे फाइट के लिए तैयार होना चाहिए, यहाँ पे काफी खतरनाक फाइट होने वाली है। तभी सैंकी कहता है कि मास्टर अपनी आंखें खोलिए और हम देखते जो आई होती है वो एक लड़की होती है और इस लड़की को देख के किनचेंग सोच रहा होता है क्या ये एक लोन शार्क है और दिखने में तो बहुत ज्यादा प्यारी है। फिर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम है हाओ चैन। तभी सैंकी पूछता है कि तुम कौन हो और हाओ चैन कहती है कि मैं यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आई हूँ जिन्होंने मेरी जिंदगी को बचाया है। वही किनचेंग अभी भी सोच रहा होता है तो बहुत ज्यादा प्यारी दिखती है। फिर सैंकी बोलता है क्या तुम एक लोन शार्क हो और हाओ चैन कहती है कि नहीं मैं माइन में काम करती हूँ और मैं कोई लोन शार्क नहीं हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि हाओ चैन अभी तक एक लड़का बन के माइन में काम कर रही थी और उसने अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा के रखा हुआ था
वह जो किंचन होता है वो सोच रहा होता है मैं इसको पहचानता हूँ। जब हम सभी लोग माइंड में सब लोगों को मेडिसिन खिला रहे थे तब इस लड़की को मेडिसिन मैंने अपने मुंह से खिलाई थी। और अगर मैं सच बताता तो मैंने वहाँ पे किसी के भी ना देखने का बहुत फायदा उठाया था और मुझे वो काम करने में काफी मजा भी आया था। फिर किंचन कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे ढूंढने के लिए आई हो और किंचन सोच रहा होता है कि आखिर मुझे कैसे रीपे करेगी। कहीं लड़की मेरे साथ शादी करने की तो नहीं सोच रही ना। अभी शादी के मेरे कोई भी प्लान्स नहीं है। तभी हाओचन कहते हैं कि आपने मेरी लाइफ को बचाया है इसी वजह से मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे पता है कि ब्लैक आयरन उनकी माइंड कहाँ पर है। तभी किंचन बोलता है कि तुम्हें ब्लैक माइंड के बारे में कैसे पता है, क्या तुम उस टाइम बेहोश नहीं हो गई थी और आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ब्लैक माइंड चाहिए। तभी वो लड़की कहती है कि मैं हाथों हाथ बेहोश नहीं हुई थी और ऐसा इसी वजह से क्योंकि मेरे पास एक डिटॉक्सिफिकेशन पिल थी जिसका यूज करते मैं थोड़ी देर तक जाग पाई थी और उसी के मैंने लिन लैंग के मुंह से इस ब्लैक आयरन माइंड के बारे में सुना था। तभी किंचन हाओचन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि ब्लैक माइंड को छोड़ो, तुमने कहा कि तुमने खुद से बनाई हुई एक पिल ली थी, इसका मतलब तो यही है कि तुमने खुद से एल्केमी सीखी है। और हाओचन कहते हैं कि हाँ मैंने थोड़ी बहुत एल्केमी सीखी है किताबें पढ़ के। वह जब किंचन होता है सोच रहा होता है इसने सिर्फ किताबें पढ़ के एल्केमी सीख ली और अगर मैं इसका टीचर बन जाता तो ये काफी ज्यादा हाई लेवल की एल्केमिस्ट बन सकती है। फिर किंचन पूछता है क्या तुम एक एल्केमिस्ट बनना चाहोगी। तभी हाओचन कहते हैं कि मैं काफी गरीब हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, अगर मैं यहाँ पे काम नहीं करती तो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट कौन करेगा। तभी किंचन कहता है कि अपने पेरेंट्स की टेंशन मत लो, तुम्हारे पेरेंट्स को मैं संभाल लूंगा। और वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि मैं काफी ज्यादा अच्छा एल्केमिस्ट हूँ, मैं तुम्हें एल्केमी के बारे में बहुत सी चीजें सिखा सकता हूँ, बस तुम यहाँ पे मुझे ये बताओ कि तुम मुझे फॉलो करने के लिए तैयार हो या नहीं। ये सब बोलते हुए किंचन सोच रहा होता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर मैं काफी परेशान हो चुका था क्योंकि एल्केमी का गॉड होने की वजह से मैं दिन में पिल रिफाइन करनी पड़ती थी और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से मैं मार्शल आर्ट नहीं सीख पाया। लेकिन मैं इस लड़की को काफी अच्छे से रिफाइनिंग सिखाऊंगा और एक बहुत ज्यादा अच्छा एल्केमिस्ट बनाऊंगा ताकि मैं फ्यूचर में अपना काम इससे करवा सकूं। वही जो हाओचन होती है वो सोच रही होती है कि इन्होंने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को इनके ऊपर छोड़ सकती हूँ और इन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मुझे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाएंगे, क्या इन्होंने मुझसे शादी करने के बारे में पूछा है। फिर हाओचन कहती ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगी। फिर किंचन कहता है तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया, अब तुम्हें काफी अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे एल्केमिस्ट बन सको। वहीं हाओचन चलते हुए सोच रही होती है कि मुझे काफी अच्छा हस्बैंड मिल गया और किंचन सोच रहा होता है कि मुझे काफी अच्छा एम्प्लॉय मिल गया। दोनों ही अपनी गलतफहमियों को लेते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। किंचन अपने सभी लोगों को लेकर फैंगमिन सिटी के अंदर आया होता है। सैंकी कह रहा होता है कि यंग मास्टर हम लोग फैंगमिन सिटी में आए हैं ताकि हम लोग ब्लैक आयरन ओर बेच सके, लेकिन आखिर हम लोग कितना आयरन ओर बेचने वाले हैं। किंचन कहते हैं कि हम यहाँ पे ज्यादा नहीं बेचने वाले, हमें बस यहाँ पे लोन शाह का पैसा कंप्लीट करना है, हमें सिर्फ 1000 पीसेस को बेचना है। सैंकी कहते हैं ये अमाउंट तो बहुत ज्यादा होता है, देखा तो लिन लैंग ने बहुत सारा ब्लैक आयरन छुपा के रखा था, अगर हम लोगों को कोई काफी ज्यादा अच्छा दुकानदार मिल गया तो हम इसको बेच सकते हैं। तभी किंचन बोलता है कि मुझे 10,000 गोल्ड में बेचना है क्योंकि ब्लैक आयरन को ढूंढने के चक्कर में लोन शाह की पेमेंट करने में बहुत ज्यादा लेट हो गया है और इसी वजह से इंटरेस्ट के हिसाब से हमें 10,000 गोल्ड देने होंगे। ये सुनकर सैंकी जितने भी गार्ड्स होते हैं सभी शॉक हो गए होते हैं और वो कहते हैं क्या 10,000 गोल्ड इतनी बड़ी पेमेंट हम लोग कैसे करेंगे, हमारे पास सेट के लिए इतना बड़ा पेमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी किंचन कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। साथ ही किंचन सोच रहा होता है कि मैंने और हाओचन ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है ताकि हम उस ब्लैक आयरन को काफी अच्छे से रिफाइन कर सके और मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट को जैसे ही कोई इसको देखेगा उसे पक्का से खरीदना चाहेगा, वो एक मास्टर पीस है। लेकिन जैसे वो लोग दुकान पे आते हैं दुकानदार कहता है क्या 10,000 गोल्ड, तुम्हारे ब्लैक आयरन के लिए तो मैं 500 गोल्ड भी ना दूं, आखिर तुम लोग इतना बड़ा अमाउंट सोच भी कर सकते हो। और ये सारी बात सुनकर किंचन एकदम शॉक रह गया होता है और हम देखते हुए लोग फैंगमिन सिटी की सबसे बड़ी शॉप में आए होते हैं और जो शॉपकीपर होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारा ब्लैक आयरन ओर एकदम बेकार चीज है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको वापस लेकर चले जाओ। और तुम लोग कह रहे हो कि ये एक ब्लैक क्रिस्टल है, लेकिन तो बिल्कुल एक काले पत्थर की तरह, मैं कैसे मान लूं कि ये क्रिस्टल है, क्या तुमने ये तो नहीं सोचा कि मैं एकदम बेवकूफ हूँ जो कि समझ नहीं पाऊंगा कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तभी किंचन बोला कि तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो जो कि ब्लैक आयरन माइन के पत्थर को पहचान नहीं पा रहे। तभी वो शॉपकीपर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर ये सच में ब्लैक क्रिस्टल होता तो मैं अपने घुटनों में आकर तुमसे माफी मांगता और ये खरीदता। और किंचन अभी भी कह रहा होता है कि तुम्हें इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तुम लोग यहाँ पे सिर्फ फालतू बातें कर रहे हो। तभी यहाँ पे शॉपकीपर गाँव आता है जो कि मेन शॉपकीपर है और वो कहते हैं कि आखिर आप लोग यहाँ पे लड़ाई क्यों कर रहे हैं। तभी पहले वाला शॉपकीपर जाके कहता है कि ये लोग मुझे पत्थर बेच रहे हैं और जिद कर रहे हैं कि ये ब्लैक क्रिस्टल है और ये जो पत्थर है बिल्कुल ही फेक है। तभी शॉपकीपर गाँव किंचन और सैंकी को बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि मुझे फेक चीजें बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे आने की, फिर से अपना मुंह उठा के यहाँ पे मत आना। वहीं हम देखते हैं किंचन को जो काफी गुस्सा हो गया होता है और वो कह रहा होता है कि इन कमीनों की हिम्मत कैसे मेरे ब्लैक आयरन को फेक कहने की, मैं इन कमीनों को खत्म कर दूंगा, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वही सैंकी किंचन को रोक रहा होता है और कहता है यंग मास्टर रुक जाइए, शॉपकीपर गाँव एक काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है जिसके पीछे बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड है, हम लोग इस बंदे से ऐसे टक्कर नहीं ले सकते। फिर किंचन भी शांत होते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, शॉपकीपर गांव का जो बैकग्राउंड है हमारी फैमिली इतना स्ट्रांग है, इसी वजह से फिलहाल हम उसे टक्कर नहीं ले सकते।
वही शैंकी सोच रहा होता है कि फाइनली यंग मास्टर रुक गए और किंचन कह रहा होता है ये इकलौती शॉप थी जहाँ पे मैं अपने आइटम्स को काफी आराम से बेच सकता था। लगता है कि अब मुझे अपने आइटम को बेचने के लिए बहुत ज्यादा दूर जाना होगा क्योंकि आसपास में ऐसी कोई भी सिटी नहीं है जहाँ पे मैं इसको बेच सकूं। सीन चल होता है हम देखते हैं शॉपकीपर गांव को जो ये कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें फ्यूचर में ऐसे लोग मिले तो इन लोगों से बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, इनको बस बाहर फेंक देना। वहीं वो दूसरा शॉपकीपर कह रहा होता है कि ठीक है शॉपकीपर गांव, मैं एक चीज याद रखूंगा। फिर शॉपकीपर गांव अपने सामने रखे हुए आयरन ओर को देखते हैं और कहते हैं कि आखिर कोयला हमारे सामने क्या कर रहा है। तभी वो पहला शॉपकीपर बताता है कि यही वो ब्लैक आयरन ओर है जो कि वो झूठे लोग लेके आए थे। फिर शॉपकीपर गांव उसको चेक करने लगते हैं और कहते हैं चलो चेक करते हैं कि असली है नहीं। और पहला शॉपकीपर कह रहा होता है ये बिल्कुल ही नकली है। एक नॉर्मल ब्लैक क्रिस्टल बहुत क्लियर होता है और वो कमीना मुझे इतना बेकार से 10,000 गोल्ड की बेचना चाहता था। मैंने अच्छा किया ना उसको भगा के। फिर जैसे शॉपकीपर गांव उस पत्थर को थोड़ा सा पूछते हैं वो चमकने लगता है और जो पहले वाला शॉपकीपर होता है वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये फेक है, देखिए पत्थर की तरह चमक रहा है, कोई पत्थर चमकता नहीं है। तभी शॉपकीपर गांव उस पहले वाले बंदे को एक मुक्का मार देते हैं और कहते हैं कि तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। तभी वो पहला शॉपकीपर बोलता है कि मास्टर आप क्या कर रहे हैं। शॉपकीपर गांव कहते हैं कि तुमने एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर दी है, तुम्हारी वजह से मैंने किसी बहुत ही बड़े इंसान को ऑफेंड कर दिया। मैं तो बस यही होप कर रहा हूं कि ज्यादा गुस्सा ना हुए हो और हमें अपने सारे आइटम बेच दें। सीन चल होता है हम देखते हैं किंचन को जो कि अपने लोगों को लेकर कहीं और जा रहा होता है। तभी सेंगी कहता है कि मास्टर ये हमारी ही गलती है, हमने अपने आयरन को बहुत ज्यादा महंगा बता दिया था, अगर हम ऐसे ही पैसे घूमेंगे तो हमसे कोई भी नहीं खरीदेगा। और जो बाकी गार्ड्स होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि हाँ सैंकी बिल्कुल सही कह रहा है, ये जो प्राइसेस है वो बहुत हाई हैं। वही जो किंचन होता है वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लगता है मैंने इसे काफी ज्यादा अच्छे से रिफाइन कर दिया, इसी से इसे पहचान ही नहीं पा रहा। तभी उनकी तरफ शॉपकीपर गांव दौड़ते हुए आने लगते हैं और कहते हैं ग्रेट मास्टर 2 सेकंड के लिए रुक जाइए, मैं यहाँ पे आपके सारे ब्लैक आयरन खरीदने के लिए आया हूँ। तभी किंचन बोलता है क्या तुम यहाँ का सारा आयरन खरीदना चाहते हो। और शॉपकीपर गांव कह रहे होते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं सबका सब खरीद लूंगा, यहाँ पे मैं अपने साथ में पैसे भी लेके आया हूँ। वहीं जो सैंकी और गार्ड होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमारा सारा सामान बिकने वाला है और ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तभी किंचन बोलता है कि मुझे माफ करिएगा, मैं आपको ये नहीं बेचूंगा। ये सुन किंचन के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। तभी शॉपकीपर गांव पूछते लेकिन आप इसे बेचना क्यों नहीं चाहते। और किंचन बोलता है कि मैं तो इसे बेचना चाहता हूँ लेकिन आपके लोगों ने मेरे बंदों की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी और ये लोग बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, अगर मैं इसको बेचना भी चाहूंगा तो ये लोग मुझे मना कर देंगे, तो मुझे माफ करेगा, मैं आपको ये नहीं बेच सकता। वही जो शैंकी और बाकी गार्ड्स होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि यंग मास्टर इसको बेच नहीं रहे, ऊपर से जो पूरा ब्लेम वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं, काश यंग मास्टर इसको बेचने की जिम्मेदारी हमें दे देते, हमें तो 1 सेकंड में इस बंदे को बेच देते। तभी शॉपकीपर गांव पहले वाले बंदे के कान खींचने लगते हैं और कहते हैं ये शायद तेरी गलती है, अगर तुमने मास्टर को ऑफेंड नहीं किया होता तो पक्का से अपने गुड्स हमें बेच देते। लेकिन अभी वो बंदा बोल रहा होता है कि मेरी कोई गलती ही नहीं है, ये बंदा मुझे फेक आइटम बेच रहा था, इसी से मैंने इसकी बेइज्जती करी, मैं इसे माफी नहीं मांगूंगा। फिर शॉपकीपर गांव कहते हैं कि तुम उसे फेक कहते हो, तुम सच में एक अंधे इंसान हो। फिर शॉपकीपर गांव एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि जो ऑर्डिनरी ब्लैक आयरन ओर होते हैं वो बिल्कुल ही क्लियर होते हैं, काफी चमकने वाले जेम की तरह होते हैं, और जो ऐसे आयरन ओर होते हैं वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते, उसमें बहुत सी चीजें मिली हुई होती हैं, इसी वजह से उतना शाइन करते हैं। और इसी वजह से हम सभी लोगों को लगता है कि जो ब्लैक आयरन ओर होता है वो क्रिस्टल की तरह होता है। लेकिन वो जो मास्टर हमारे पास में ब्लैक आयरन ओर लेके आए थे वो बहुत काला था और वो क्रिस्टल अपनी रियलिटी ऐसी नहीं दिखाता, लेकिन जब आप उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालते हैं तो वो अपनी रियल पावर को शो करता है। और इसकी शाइन को देखते हुए मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ये वर्ल्ड का बेस्ट आयरन ओर है, शायद से किसी के पास में इतना अच्छा आयरन ओर होगा। ये बात जाने कि ये वर्ल्ड का बेस्ट आयरन ओर है, सभी लोग काफी शौक रह गए होते हैं। वही जो शॉपकीपर गांव होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि इसकी जो रिफाइनिंग वो बहुत अच्छी की गई है और ऐसी रिफाइनिंग के लिए गॉड लेवल का मास्टर चाहिए, पक्का से इस बंदे के पीछे एक बहुत ही बड़ा मास्टर छुपा हुआ है। वहीं जो किंचन होता है वो सोच रहा होता है इनका शौक होना तो बनता ही है, क्योंकि जिस टेक्निक से मैंने ब्लैक आयरन को रिफाइन किया है वो 100 साल बाद में बनेगी। फिर किंचन कहता है कि शॉपकीपर गांव आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपने साइड वाले बंदे से कहिए कि अपने घुटनों पे आके माफी मांग ले, मेरे लिए बस इतना ही काफी रहेगा, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी शॉपकीपर गांव अपने पास वाले बंदे को मुक्का मारते हुए कहते कि मैं तुमसे कहा ना झुकने के लिए, तो आखिर तुम झुक क्यों नहीं रहे। वहीं में पहले वाला बंदा बोल रहा होता कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। फिर शॉपकीपर गांव कहते कि अब तो इस कमीने को सजा मिल गई ना, और क्या माफी के तौर पे आप 30,000 गोल्ड के अंदर अपना सारा आइटम दे देंगे। फिर किंचन बोला ठीक है मैं आपको थोड़ा सा लॉस सह लेता हूँ, मैं सारा आइटम आप ही को बेच देता हूँ। और शॉपकीपर गांव कहते हैं कि मेरे लिए तो सोचने के लिए शुक्रिया। वही सैंकी और बाकी सारे बंदे सोच रहे होते हैं क्या ये 30,000 गोल्ड के अंदर बिक गया, और मास्टर कह रहे हैं कि मुझे लॉस फील हो रहा है, और आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है हम तीनों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। यंग मास्टर यहाँ पे सिर्फ अपना लोन चुकाने के लिए आए थे, लेकिन तो बहुत सारा पैसा भी कमा लिए। फिर किंचन में पैसे दिखाते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा है, हमारे जितने भी कर्जे वो काफी आराम से चुक जाएंगे, तो चलो ठीक है सब लोग चलते शॉपिंग करने के लिए। साथ ही किंचन सोच रहा होता है कि मार्शल आर्ट के अंदर आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए और मुझे बहुत सारे पैसे को भी खर्च करना ही पड़ेगा।
सीन चल होता है, हम देखते हैं लिन फैंग को जो कि किसी के पाँव में गिरा हुआ होता है और कह रहा होता है कि गॉडफादर आपके बच्चों को काफी बुली किया गया है और मुझे बुली करने वाला वो कमीना किन फैंग है, प्लीज मुझे आप जस्टिस दिलाइए। उस कमीने मुझे बहुत बुद्धि से मरवाया, मैं वहां से बहुत ज्यादा मुश्किल से भागा वरना वो लोग मुझे मार डालते। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे कहने के हिसाब से किन फैंग ने तुम्हारे पे एक झूठा आरोप लगाया और तुम्हें गाँव वालों से पिटवाया। और लिन फैंग बोलता है कि हाँ गॉडफादर ये आप सही कह रहे हैं और मैंने तो ये भी सुना है कि वो कमीना किन फैंग अभी फैंगिंग सिटी के अंदर है, तो आखिर हम लोग एक्शन क्यों नहीं ले लेते उसके ऊपर। फिर गॉडफादर ये कहता है कि मैं समझ गया मुझे क्या करना है, उस कमीने की हिम्मत कैसे तुम्हें फंसाने की, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे शांत नहीं बैठने वाला, तुम टेंशन मत लो। और पक्का से वो कमीना किन फैंग कल का सूरज नहीं देख पाएगा। और लिन फैंग कह रहा होता थैंक यू गॉडफादर। तभी हम देखते हैं उसने जो ब्लड लगाया होता है वो फेक ब्लड होता है, साथ ही वो सोच रहा होता है किन फैंग इस बार तुम नहीं बचने वाले। सीन चल रहा है, हम देखते हैं किन फैंग को जो कि बैठे कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिर अपनी आंखें खोलते हुए किन फैंग कहता है कि तो काफी अच्छी बात है, फादर की दी हुई बिल की वजह से मैं की एंड ब्लड के लेवल 5 पे पहुंच चुका हूँ और ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं स्ट्रांग बन रहा हूँ, जितना ज्यादा मैं स्ट्रांग बनूंगा मैं उतनी चीजों को बदल सकता हूँ। तभी किन फैंग को फील होता है कि बाहर से कुछ लोग उसे देख रहे हैं और अपनी सिक्स सेंस का यूज करते हुए वो बाहर देखता है, तो उसे पता चलता है कि बाहर दो असैसिन्स हैं जो कि उसको मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। किन फैंग कहता है कि मेरे घर पे रात को मेहमान आए हैं, आखिर मैं मेहमानों को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, और अभी मैंने लेवल अप भी किया तो ये तो काफी अच्छी बात है, मैं ये चीज भी देख लूँ कि मेरी कल्टीवेशन कितनी बड़ी है। वहीं जब बाहर असैसिन्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि बंदा आराम से खड़ा है, हमें चलकर इसको मार डालना चाहिए। तभी किन फैंग गेट खोलते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग मुझसे क्या लेने के लिए आए हो, और वो असैसिन्स कह रहे होते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग बाहर है। तभी किन फैंग बोलता है कि जैसे तुम लोग आए थे उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि तुम लोग यहाँ पर हो। फिर किन फैंग कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बहुत बुद्धि से मारने वाला हूँ, ऐसा इसी वजह से क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। तभी उनमें से एक असैसिन बोलता है कि तुम सिर्फ 5th लेवल पर हो और तुम कह रहे हो कि तुम हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, सच में तुम्हें काफी ज्यादा अजीब इंसान हो। नॉर्मल जो कि हमें देखता है वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तुम वो पहले बंदे जो कि हमें देख के हमारे पास में आया है। किंचन कहता है कि बातें करना बंद करते और फाइट करते हैं, और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, ये मेरी लाइफ की पहली फाइट होने वाली है। साथ ही किंचन सोच रहा होता है कि मैं बहुत टाइम फाइट किए हुए लास्ट लाइफ के अंदर भी एल्केमी की वजह से मैं कभी फाइट नहीं कर पाया, तो चलो देखते हैं आखिर मेरी प्रैक्टिस से मुझे क्या फायदा मिलता है। फिर एक असैसिन अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है कि मैं की एंड ब्लड के 8th लेवल के ऊपर हूँ और मैंने आज तक 100 से ज्यादा लोगों को मारा होगा, और तुम जैसे 5th लेवल के बंदे को तो मैं काफी ज्यादा आराम से मार दूंगा। वहीं जो किंचन होता है वो कह रहा होता है इसका और तो काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर किंचन के पंच मारते हुए काफी खतरनाक पंच असैसिन के मुंह पे मार देता है, और सिर्फ एक पंच के अंदर इस असैसिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। ये देख के दूसरा असैसिन काफी घबरा गया होता है। फिर किंचन कहता है कि लगता है ये बंदा मर गया। वहीं वो पहले वाला असैसिन सोच रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने मेरे भाई को सिर्फ एक पंच के अंदर मार डाला। फिर किंचन बोलता है ये फाइट बहुत जल्दी खत्म हो गई, अब तुम्हारी बारी है फाइट करने की। वहीं जब असैसिन होता है तो काफी घबरा गया होता है और सोच रहा होता है ये बंदा मुझे मार डालेगा, मुझे जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर वो असैसिन कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे भाई को मारने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर किंचन बोलता है क्या तुम अपने भाई का बदला लेने के लिए फाइट करोगे। तभी वो असैसिन भागते हुए कहता है कि अभी तो बहुत टाइम है, मैं अगले 10 साल के अंदर तुमसे पक्का से रिवेंज ले लूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो जब किंचन होता है वो सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट वो काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, वरना मैं कभी भी एक लेवल 8 के बंदे को इतनी आराम से नहीं हरा पाता। और क्या मुझे इस असैसिन को फॉलो करना चाहिए कि आखिर कहाँ जा रहा है, और वो कौन बंदा जिसने कि मुझे मरवाने के लिए इसको यहाँ पे भेजा है। सीन चल होता है फैंगमिन सिटी के सिटी लॉर्ड का मेंशन दिखाया जाता है। वह जब किंचन होता है वो भी सोच रहा होता है कि वो असैसिन यहाँ पर आया फिर गायब हो गया, लगता है इन सब चीजों के वजह जो भी मास्टर माइंड है वो यहीं पे रहता है और कहीं आसपास ही होगा। तभी किंचन के पीछे से वो असैसिन आ जाता है और कहते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा कमियां निकले, उन लोगों ने मुझे मार डाला। वहीं जो किंचन होता है वो सोच रहा होता है कि इसके मास्टर ने इसे ही मार डाला, लगता है कि इसके मास्टर चाहता है कि इसकी रियलिटी सामने ना आए। तभी हम देखते हैं बहुत सारे बंदे मशाल लेके आने लगते हैं और कहते हैं जल्दी चोर को पकड़ो, वो यहाँ से भागने ना पाए। वही जो किंचन होता है वो सोच रहा होता है लगता है मैं ट्रैप में फंस गया। हम देख किंचन को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया होता है और किंचन सोच रहा होता है ये सभी 8 लेवल के मास्टर्स हैं, मैं यहाँ से बिल्कुल ही बच के नहीं निकल सकता। फिर किंचन के पीछे लैंग फैंग आया था, कहता है कि तुम भूल गए क्या किंचन, तुमने मुझे माइंड में बहुत ज्यादा पिटवाया था और अब तुम फैंगमिन सिटी के अंदर मेरे ट्रैप में फंस चुके हो, अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। तभी किंचन कहता है कि तुम ही वो कमीने हो जिसने कि मुझे मरवाने के यहाँ पे लोगों को भेजा था। साथ ही किंचन सोच रहा होता है कि मुझे पता ही था कि लिन लैंग ये काम कर सकता है, इसके अलावा ज्यादा दुश्मन अभी है नहीं। फिर लिन लैंग कहता है कि जो तुम बोले मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, हम तो बस यहाँ पे इतना ही जानते हैं कि तुमने सिटी लॉर्ड के मेंशन में एक बंदे को मार डाला और हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं जो किंचन होता है वो सोच रहा होता है ये सिटी लॉर्ड का मेंशन है और जो लॉर्ड ऑफ फैंगमिन सिटी है उसे किन फैमिली सपोर्ट करती है, और लिन लैंग ने सिटी लॉर्ड के मेंशन में किन फैमिली के मेंबर को परेशान करने की हिम्मत करी है, ये बचने वाला नहीं है। फिर किंचन बोलता है कि तुम सिटी लॉर्ड की पावर को यूज करने की बात कर रहे हो ताकि तुम मेरे खिलाफ अपनी पावर को यूज कर सको, क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ के सिटी लॉर्ड कौन है।
तभी सिटी लॉर्ड बाहर आते हुए कहते हैं कि मिस्टर किन क्या आप मेरी बात कर रहे हैं। फिर सिटी लॉर्ड कहते हैं कि लिन लैंग, मैं तुमसे कहा था ना, अगर तुम यहाँ पे असैसिनेशन करा रहे हो तो काफी अच्छे से करवाना, तूने तो सारा काम ही खराब कर दिया। तभी लिन लैंग कहते हैं कि यस गॉडफादर, मुझे माफ करेगा, ये मेरी गलती थी। किंचन बोलता है क्या गॉडफादर, लेकिन तुम तो किन फैमिली से थे ना। तभी सिटी लॉर्ड हंसते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी फैमिली के फैक्शन में नहीं हूँ। मैं ये बात मानता कि तुम्हारी फैमिली ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि किंचन को पकड़ लो। फिर सिटी लॉर्ड कहते हैं कि तुम्हें पता है लिन लैंग की जो सिस्टर है लिन शुआन, जो कि तुम्हें एक्स फियांसे भी है, उसने 3 सबसे बड़े सेक्ट में से एक इमॉर्टल मून सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो थर्ड प्रिंस की कंकुबाइन भी बन गई है। और ये सब देखते हुए मैं ये बात तो कह ही सकता हूँ, जो तुम्हारी किन फैमिली और टॉप 5 फैमिली में से हटने वाली है, और जो फैमिली तुम्हारी जगह लेगी वो है लिन फैमिली। और जबकि अब लिन फैमिली काफी ज्यादा अच्छा फ्यूचर है, तो तुम्हारी किन फैमिली के बारे में कौन सोचता है, जो कि एक डूबी हुई फैमिली है, और तुम्हारे से यंग मास्टर होने की वजह से तो और डूबेगी। तभी लिन लैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है कि गॉडफादर, आखिर आप किंचन के साथ में क्या करने वाले हैं। सिटी लॉर्ड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं काफी अच्छा बहाना बनाऊंगा जिससे जो किन फैमिली वो इंटरफेयर ना कर पाए, और मैं काफी ज्यादा आराम से इस कमीने को मार डालूं। सीन चेंज होता है, हमें सिटी लॉर्ड के मैंशन प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बैठे हुए किंचन सोच रहा होता है मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मुझे बिल्कुल भी लगा था कि जो सिटी लॉर्ड है वो धोखेबाज निकलेगा और वो लिन फैमिली में साथ देगा। तभी साइड में दीवार के होल से के अंदर आने लगता है और कहता है कि मास्टर मैं आ गया। तभी किंचन बोलता है लेकिन तुम यहाँ पे आए कैसे। फिर सैंकी उनके पास में आते हुए कहता है कि यंग मास्टर, आखिर आप इनकी चाल में कैसे फंस गए और आप इतनी बेवकूफी बुरी चीज कैसे कर सकते हैं। तभी किंचन बोलते हैं मैंने क्या किया। सैंकी बताता है कि सिटी लॉर्ड के लोगों ने कहा है कि आपने 2 रॉयल बंदों को मार डाला और आपने उनको लिन शुआन की वजह से मारा है, जो कि आपकी फियांसे थी, और इसी वजह से वो लोग कल सुबह आपको मार देंगे। तभी किंचन बोलता है अच्छा यार, मुझे मारने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही किंचन सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि मैं जेल में भरा जाएगा या फिर मुझे कोई और पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन सिटी लॉर्ड तो बहुत बड़ा कमियां निकला। सिर्फ और सिर्फ लिन फैमिली का फेवर पाने के लिए ये मुझे मरवाना चाहता है, और इन सब चीजों के बीच में इसने रॉयल फैमिली को भी इंक्लूड कर लिया है। और जो रॉयल ही फैमिली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है, भले से ये लोग मुझे मार डाले, लेकिन जो हमारी किन फैमिली है वो कुछ भी नहीं बोल पाएगी, वो सिर्फ गुस्सा होकर रह जाएगी। तभी सैंकी बोलता है कि मास्टर हम यहाँ से भाग जाते हैं। अब जो यहाँ के गार्ड्स की शिफ्ट चेंज हुई है, इसी वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैंने यहाँ पे कड़ा बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की, तो निकलने का टाइम आ चुका है। अगर हम अभी नहीं भाग पाए तो हम नहीं भाग पाएंगे। तभी किंचन बोलता है कि मैंने किसी भी रॉयल फैमिली के मेंबर को नहीं मारा, और जब मैंने कोई गलती करी ही नहीं तो आखिर मैं यहाँ से भागू क्यों। सैंकी कहता है कि मास्टर अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, भले से आप सच बोले लेकिन आपकी बातें सुनने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा, न ही कोई आपकी बातों को मानेगा इस समय। तभी किंचन बोलता है कि मैं किन फैमिली का एक मेंबर हूँ, मैं यहाँ पे अपनी फैमिली का नाम डुबा के नहीं भागने वाला, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा भी काफी अच्छे से। फिर किंचन सैंकी को लात मारते हुए बोलता है कि फिलहाल तुम तो यहाँ से निकलो, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पे किसी ने भी देख लिया तो तुम भी पकड़े जाओगे। तभी सैंकी बोलता है कि ऐसा मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे गार्ड्स आ गए होते हैं और वो कहते हैं यहाँ पे सब कुछ ठीक है। वह जो सैंकी होता है वो वहाँ टाइमली भाग गया होता है। गार्ड्स के वहाँ से हटने के बाद में किंचन सोच रहा होता है लगता है मुझे यूज करना ही होगा। और लिन लैंग, तुमने सिटी लॉर्ड को अपना फादर कहा था ना, देखते हैं तुम्हारे फादर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे फादर, और मैं भी अपने फादर की पावर को यूज करने वाला हूँ, और तुमने मुझे फोर्स किया ये सब करने के लिए। ये बोलते हैं किंचन अपने शॉट को फायर कर देता है, जिससे आसमान में एक सिग्नल बनता है, और जितने भी किन फैमिली के लोग होते हैं वो सिग्नल को देखते दौड़ते हुए आने लगते हैं। और किंचन सोच रहा होता है अब ये कमीने नहीं बचने वाले। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं किंचन के फैमिली को सारे बंदे आ गए होते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड आपने हमें बुलाया है, आखिर आप हमसे क्या चाहते हैं। किंचन कहता है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने तुम्हारे लॉर्ड को परेशान किया है, बस तुम सभी लोग थोड़ी देर मिले फाइट करके उन सभी को खत्म करना है, हमारा एक भी दुश्मन यहाँ पे बचना नहीं चाहिए। आगे हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जो शैंकी और बाकी गार्ड्स होते हैं वो ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं, जिस ग्राउंड में किंचन का एग्जीक्यूशन था। शैंकी कह रहा होता कि दुखी मत हो, हमारे यंग मास्टर पक्का से बच जाएंगे, वो एक बहुत बड़ा जीनियस है, वो ऐसे नहीं मर सकते। और बाकी गार्ड्स भी कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर जैसे ही वो लोग ग्राउंड की तरफ आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं, और जो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि बॉडी को ऑलरेडी टांग दिया गया है, और एग्जीक्यूशन तो काफी जल्दी कर दिया। और वहाँ पे एक बॉडी को टंगा हुआ देख के शैंकी और गार्ड्स रोने लगते हैं। शैंकी कह रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, इन कमीनों ने हमारे यंग मास्टर को मार दिया, और यंग मास्टर प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिएगा, हम लोग आपको बिल्कुल भी नहीं बचा पाए। तभी साइड से किंचन बाहर निकलता है और कहता है कि शैंकी तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, और क्या तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आए हो। वहीं जो शैंकी और बाकी गार्ड्स होते हैं वो काफी शौक रह गए होते हैं। फिर वो सभी लोग किंचन गले लगाते हुए कहते हैं कि मास्टर आप नहीं मरे, हम आपको देख के काफी ज्यादा खुश हैं। और किंचन उन लोगों को बोल रहा था कि मुझसे दूर हटो, यहाँ पे सब लोग मुझे देख रहे हैं। किंचन कहता है कि लिन लैंग ने कहा था कि जो सिटी लॉर्ड हैं वो उसके गॉड फादर हैं, लेकिन उसके फादर तो वो मेरे फादर जितने अच्छे नहीं हुए, इसी वजह से लिन लैंग को अपने गॉड फादर को खोना पड़ा।
और हम देखते जो बंदा लटका होता है वो और क्वीन सिटी लॉर्ड होता है। तभी शैंकी बोलता है कि यंग मास्टर आखिर आपने इसे कैसे मारा, क्या आपने सब अकेले किया है। तभी किचन बोलता है तुम पागल हो क्या, मैंने इस चीज का यूज किया है। तभी शैंकी शॉक होते हुए बोलता है ये तो किन फैमिली का वॉर ऑर्डर है ना। और किचन बोलते है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने वॉर ऑर्डर का यूज किया है। और वॉर ऑर्डर हमारी फैमिली का सबसे प्रीशियस ट्रेजर होता है जिससे कि हम कभी भी किन फैमिली की मिलिट्री पावर को यूज कर सकते हैं। इसका यूज करते आप 100 किलोमीटर के अंदर कहीं भी हेल्प बुला सकते हैं और जो नाइट्स आपके पास में आएंगे वो बिना कुछ पूछे आपकी हेल्प करेंगे। ये सब सुनकर शैंकी बोलता है तो आखिर आपने क्या ऑर्डर दिए। और किचन बोलता है क्या तुम्हें देख के पता नहीं चल रहा, मैंने बस यही ऑर्डर किया कि लिन लैंग के साथ में जितने भी लोग हैं उन सभी को मार डालो। और इसी वजह से यहाँ पे सिटी लॉर्ड भी मारा गया। पर ये तो बहुत बेकार बात है जो ये वॉर ऑर्डर ये खत्म हो गया, इसको मैं सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता था। मेरे फादर किन फैमिली के अंदर बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक सिर्फ एक ही वॉर ऑर्डर मिला, ये काफी ज्यादा बेकार बात है, मुझे ऐसे और भी चाहिए। वही जो शैंकी होता है वो कह रहा होता है कि यंग मास्टर आपने काफी शानदार काम किया है। फिर शैंकी बोलता है कि मास्टर आखिर वो कमियां लिन लैंग कहाँ पर है, कहीं वो फिर से भाग तो नहीं गया। और किंचन बोलता है कि वो भाग नहीं सकता, चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि आखिर वो कमीना कहाँ पर है। फिर हम देखते हैं किंचन अपने लोगों को लेकर लिन लैंग के पास में आ गया होता है और जो लिन लैंग होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और सभी लिन लैंग के ऊपर कचरा फेंकते हुए कह रहे होते तुम्हें काफी ज्यादा घटिया इंसान हो, तुमने यहाँ पे एक अच्छे इंसान को गलत दिखाने की कोशिश करी है। और लिन लैंग कह रहा होता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन लोगों को किन फैंग ने नहीं मारा, मैंने उन सब लोगों को मारा है, यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो सब मैंने किया है। तो अभी शैंकी वहाँ पे आते हुए कहता है ये तो वही होल जो कि मैंने खोदा था, अब इस होल के अंदर एक कुत्ता क्या कर रहा है। फिर शैंकी बोलता है यंग मास्टर ये बंदा एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये हमारे लिए बाबा प्रॉब्लम खड़ी करता रहता है तो हम इसे मार क्यों नहीं देते। किंचन बोलता है कि नहीं हम इसे नहीं मार सकते, ऐसा इसी वजह से क्योंकि इसकी जो बहन है काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और अगर हमने इसको ऐसे ही मार दिया तो इससे कुछ फैमिली के बीच में वॉर छिड़ जाएगी। लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन का मतलब मैंने इसे काफी अच्छे से धमका दिया है और तुम खुद भी सोच सकते हो कि सिटी लॉर्ड को मारने के बाद ही मैं यहाँ पे काफी आराम से खड़ा हूँ, तो इससे मेरी किन फैमिली की पावर पा चलती है और यहाँ पे कोई फैमिली आके हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि किसी के पास में कोई भी प्रूफ नहीं है। वही जो शैंकी होता है वो कह रहा होता है कि हम इस कमीने को नहीं मार सकते, मुझे बेहद ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन यंग मास्टर हम इसको जान से नहीं मार सकते ना, हम इसकी थोड़ी सी पिटाई तो कर ही सकते हैं ना। और अपने सभी लोगों को देखते हुए किंचन बोल रहा होता है ठीक है तुम इसे मार सकते हो। साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये लोग तो काफी रूथलेस हैं, लगता है ये इस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। फिर शैंकी और बाकी सारे गार्ड्स आगे बढ़ते हुए लिन लैंग की धुलाई कर देते हैं। आगे हम देखते हैं वो सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। वहीं लिन लैंग होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो कह रहा होता है कि तुमने मुझे बहुत गंदी तरीके से मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर हम देखते हैं रात हो गई होती है, लिन लैंग के पास में कुछ लोग आते हैं। तभी लिन लैंग कहता है क्या तुम लोग किन फैमिली से हो, प्लीज मुझे मत मारना, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो बंदा अपने वेपन का यूज करते हुए लिन लैंग पे अटैक कर देता है और लिन लैंग अभी भी कह रहा होता है कि प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन वो बंदा लिन लैंग को फ्री करा रहा होता है और कहता है कि मास्टर आप ठीक है। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आया होता है जिसका नाम होता है यूनची और यूनची कहता है कि मिस्टर लिन लैंग आप टेंशन मत लीजिए, हम सब आप ही के बंदे हैं और आपकी जो बहन है वो हमारी योर हाइनेस थर्ड प्रिंस से शादी कर रही है और थर्ड प्रिंस के ऑर्डर पे हमारी फैमिली यहाँ पे आई है आप लोग वापस ले जाने के लिए। वही जो लिन लैंग होता है वो कह रहा होता है कि मैं फाइनली बच गया, वरना उस किंजन ने मुझे काफी गंदी तरीके से फंसा दिया था और आप सभी लोग को यहाँ पे आने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर लिन लैंग बोलता है यूनची मेरी हेल्प करिए ताकि मैं पूरी किन फैमिली को मार सकूं और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कैपिटल वापस नहीं जाऊंगा। तभी यूनची बोलते कि मुझे हाइनेस ने बोला है कि आपको लेके वापस जाना है, लेकिन किसी को मारने के लिए मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं मिले हैं, तो उनके बिना कुछ भी कहे मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर लिन लैंग कहता है कि अगर यूनची तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं अपनी बहन से बोलूंगा कि वो एम्परर के सामने तुम्हारी तारीफ करे और सिर्फ इतना ही नहीं मैं तुम्हें अपने आधा आयरन मैन भी दे दूंगा जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और यूनची कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी बात को मना कैसे कर सकता हूँ, आपकी रिक्वेस्ट सर आंखों पर। फिर यूनची बोलता है कि जाओ जाओ तुम दोनों जाओ और जाके उस किन फैंग का गला काट के लेके आओ। और हम देखते हैं दोनों ही बंदे बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पर होते हैं और उन दोनों बंदों को जाते हुए देख के लिन लैंग सोच रहा होता है ये दोनों ही बंदे बॉडी टेम्परिंग लेवल पर हैं, ये लोग काफी आराम से किंचन को मार डालेंगे। देखते हैं कि इस बार किंचन सर्वाइव कर पाता है या नहीं। सीन चलो तो मैं किन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंचन बना हुआ होता है और उसके पास में हाओचन सो रही होती है और किंचन सोच रहा होता है यहाँ पे जो भी कुछ चल रहा है वो कुछ घंटे पहले चालू हुआ था। फिर सीन चला तो मैं कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते सैंकी को जो ये कह रहा होता है कि मास्टर आप मिस्ट्रियस फॉर्स जा रहे हैं और हाओचन कहते तो आप मरने वाले हैं मास्टर। तभी किंचन बोला तुम लोग कहने का मतलब क्या है, अगर मैं मिस्ट्रियस फॉर्स के अंदर जा रहा हूँ तो मैं मर जाऊंगा और वैसे ही मैं एक एल्केमिस्ट हूँ तो मुझे मेडिसिन कलेक्ट करने के लिए जाना ही पड़ेगा ना, वरना मैं एल्केमी करूंगा किस चीज के ऊपर। तभी सैंकी बोलता है कि मास्टर आपको नहीं पता कि मिस्ट्री फॉर्स कैसी जगह है, वहाँ पे जो जाता है वो लौट के नहीं आता, उस पूरे के पूरे फॉरेस्ट के अंदर पॉइजनस धुआं फैला हुआ है और वहाँ पे अनगिनत बीस्ट और इंसेक्ट भी रहते हैं। क्या आपको पता जो हमारा मेडिसिन गार्डन है वो पहले मिस्ट्री फॉरेस्ट का हिस्सा हुआ करता था और मिस्ट्री फॉरेस्ट के छोटे से हिस्से को पाने के लिए हमारी फैमिली ने बहुत सारे वॉरियर्स को खोया है, फिर जाके हम लोग को मेडिसिन गार्डन मिला है, इसी वजह से हम लोग आपको वहाँ पे बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे।
तभी किंचन बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो, और किंचन बोलता है इसी वजह से मेरी हालत अभी ऐसी है, मुझे वहाँ पे जाने से रोकने के इन लोगों ने पकड़ रखा है, लेकिन रुकने की वजह से मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा, हाउसिंग की वजह से तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। तभी किंचन को बाहर से कुछ आवाजें आती है और किंचन सोच रहा होता है कि मेडिसिन गार्डन से काफी ज्यादा अजीब आवाजें आ रही है। फिर वो अपनी सिक्स सेंस का यूज करते हुए बाहर देखता है कि वो दोनों बॉडी टेम्परिंग मास्टर उसके बंदों को मार रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि मैं फालतू लोगों को नहीं मारना, हमें यहाँ पे किन फैमिली के किनफैंग को मारना है। वहीं जो किनफैंग होता है वो सोच रहा होता है कि दो बॉडी रियलम के मास्टर आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर वो अपने हाथों की रस्सी तोड़ते हुए कहता है कि आखिर अब मैं क्या करूंगा, कोई भी कियन ब्लड रियलम का बंदा एक बॉडी टेम्परिंग लेवल के बंदे को नहीं मार सकता, और हमारे मेडिसिन गार्डन के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा वो भी 9th लेवल के ऊपर है, आखिर हम बॉडी टाइम वाले से फाइट कैसे करेंगे। फिर हम किंचन बाहर जाके सुसु करने लगता है, जिसको देख के वो दोनों मास्टर बोल रहे होते हैं किंचन बाहर निकल गया। फिर उनमें से एक आगे बढ़ते हुए किंचन पे अटैक भी कर देता है और किंचन गला उड़ते हुए साइड में चला जाता है, जिसको देखते हुए मास्टर कह रहे होते हैं इसको मारना तो बहुत आसान था, और दूसरा वाला बंदा बोलता है कि हमें बस इसका सर उठाना वापस जाना है, हमारा काम तो काफी जल्दी हो गया। लेकिन तभी वो बंदा देखता है कि ये एक डमी होता है, और वो लोग बोलते हैं क्या वो लड़का यहाँ से भाग गया, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर किंचन पीछे से कहता है कि दो बॉडी टेम्परिंग के एक्सपर्ट्स को एक बच्चे ने बेवकूफ बना दिया, और इस लेवल पे होते हुए तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, तुम लोग मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे। फिर किंचन अपने घोड़े पे बैठते वहां से निकल जाता है, और वो एक्सपर्ट कह रहा होता है कि लगता है इसको पहले पता चला था हम लोग आने वाले हैं, इसी वजह से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखी थी। वहीं किंचन जाते हुए सोच रहा होता है कि बाकी सब लोगों को बचाने के लिए मुझे वहां से जाना ही पड़ेगा, वरना वो कमी ने एक्सपर्ट अपने दोस्तों को भी घायल कर सकते थे। वहीं जब एक्सपर्ट होते वो कह रहे होते कितना बड़ा बेवकूफ था ये बंदा, इसको यहाँ पे रख के अपने गार्ड्स को बुलाना चाहिए था, लेकिन तो बाहर भाग गया। फिर हम देखते वो दोनों बंदे किंचन के पीछे लग गए होते हैं, और किंचन रास्ते में जाते हुए दोनों के मुंह पे किंस फेंक देता है, और किंचन सोच रहा होता है कि मैं मानता हूँ कि इन दोनों का जो कल्टीवेशन है मुझसे काफी ज्यादा हाई है, लेकिन 1000 साल पुराना एल्केमिस्ट को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये लोग मुझे बिल्कुल भी आराम से चेज तो नहीं कर पाएंगे। वही हम देखते उन दोनों बंदों को जो कह रहे होते हैं कि हमारी आंखें जल रही है, वही जो किंचन होता है वो कह रहा होता है ये लोग तो बहुत बड़े बेवकूफ है, मेरे काफी छोटे अटैक से ये लोग हिट हो गए, और लगता है कि इन लोगों को हराने का मेरे पास एक चांस तो है। फिर किंचन अपने सिक्स सेंस को यूज करने लगता है, और कह रहा होता है कि मैं सिक्स सेंस को यूज करते हुए रात को दिन की तरह देख सकता हूँ, और सिक्स सेंस की वजह से जो मेरी सेंसिंग पावर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे बेवकूफ से बचना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। लेकिन तभी वो दोनों एक्सपर्ट किंचन के ऊपर आ गए होते हैं और उसके ऊपर अटैक भी कर देते हैं, और लोग अटैक से बचते हुए किंचन सोच रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं हम देते उन दोनों बंदों ने किंचन के घोड़े को मार दिया होता है, और उनमें से पहला वाला बंदा बोलता है कि हमने उसको मार डाला, और दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं हमने उसको नहीं मारा, हमने उस बंदे के घोड़े को मार दिया है। और उन दोनों एक्सपर्ट्स की हरकतों को देख के किंचन बोलता है लगता है ये लोग देख नहीं सकते, और इन लोग को देख के लग रहा है कि ये लोग किलर हंटर्स हैं जो कि मॉन्स्टर की स्पीड को पदत करते हैं और बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह हंटिंग करते हैं। और ये लोग डमी से इसी वजह से बेवकूफ नहीं बने थे क्योंकि लोग बेवकूफ हैं, असल में ये उसकी स्मेल से बेवकूफ बन गए थे। तभी वो एक्सपर्ट बोलता है कि उसकी स्मेल वहां से आ रही है। फिर वो दोनों फिर से किंचन का पीछा करने लगते हैं। वही किंचन दौड़ते हुए सोच रहा होता है कि ये दोनों बॉडी टेम्परिंग एक्सपर्ट मुझे स्मेल करके मैं पीछा कर रहे हैं, और इन लोगों से बचने के लिए मुझे अपने कपड़ों को फाड़ना होगा और हर जगह बिखेरना होगा, शायद इस टेक्निक को यूज करते मैं यहाँ से भाग सकूं। और जैसे ही किंचन ये काम करता है वो हंटर बोलता है लगता है लड़के तुझे पता चला कि हम तो स्मेल से ढूंढ रहे हैं, इसी वजह से तू अपनी सैंड को यहाँ वहाँ बांट रहा है, लेकिन लड़के तुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तू कहाँ बढ़ रहा है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद रास्ता खत्म हो जाएगा, आगे थोड़ा अच्छे से देखो ये जो रास्ता तुम्हें मौत की तरफ लेके जा रहा है। तभी किंचन रुकते हुए कहता है ये तो क्लिफ आ गई, और फिलहाल मेरे सामने द फॉर्मेटिव मिस्टिक फॉरेस्ट है, आखिर मैं क्या करूं, मेरे पीछे ये हंटर से आगे ये फॉरेस्ट। फिर वो हंटर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहते हैं क्या तुम अब आगे नहीं जाओगे, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं मिस्टिक फॉरेस्ट के अंदर जाने की, और अगर तुम एक बार एंटर कर गए तो तुम पक्का उसकी मिस्ट को सूंघ के मर जाओगे, तो मिस्टिक फॉरेस्ट के अंदर जाके मरने से बेटर यही है कि तुम हमारे हाथों मर जाओ, हम तुम्हें सिर्फ एक झटके के अंदर मार देंगे, तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे, लेकिन अगर तुम फिर भी हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोग तुम्हें मिस्टिक फॉरेस्ट के अंदर फेंक देंगे, और वहां पे तुम्हें मौत मिलेगी, वो काफी ज्यादा गंदी मौत होगी। तभी किंचन अपने हाथ में एक टियानो फ्रूट को तोड़ देता है और कहता है कि आखिर मरने से डरता कौन है। ये कहते हुए वो मिस्टिक फॉरेस्ट के अंदर कूद जाता है, और जब किंचन होता है वो नीचे कूदते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम कुत्तों के हाथों कभी भी नहीं मरूंगा, तुम लोग से बेटर मैं मॉन्स्टर के हाथों मर जाऊं। वहीं जब वो एक्सपर्ट होते हैं वो बोल रहे होते तो सच में कूद गया, लगता है सब मौत को ज्यादा ही प्यारी है, ये भी मिस्टिक फॉरेस्ट के अंदर कूदा है। तभी वो एक्सपर्ट कहता है लगता है ये सोच रहा है कि कोई प्रोटैगनिस्ट है जो कि मिस्टिक फॉरेस्ट के अंदर कूदने के बावजूद बच जाएगा, लेकिन अगर सही बोले तो इतनी ऊंची क्लिफ से कूदने के बाद ही कोई मर जाए, ऊपर से पॉइजनस मिस्ट और बहुत सारे खतरनाक बीस्ट, ये वहां से बिल्कुल भी बच के नहीं लौट सकता, और अब वक्त आ चुका जाकर रिवॉर्ड लेने का। फिर वो दोनों ही एक्सपर्ट हंसते हुए कहते हैं कि वो बंदा दर्द में होगा और शायद से वो दर्द से चिल्ला रहा होगा और रिग्रेट कर रहा होगा कि आखिर वो मिस्टिक फॉरेस्ट के अंदर क्यों कूदा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें तो काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा ना। वही हम मिस्टिक फॉरेस्ट के अंदर देखते हैं किंचन जो कह रहा होता है मुझे काफी रिग्रेट हो रहा है कि आखिर मैं पहले यहाँ पर क्यों नहीं आया।
मुझे यहाँ पे पहले ही आ जाना चाहिए था। ये जगह तो पूरी तरीके से एलर्जीज का पहाड़ है, यहाँ पे बहुत सारे एलर्जी मिल रहे हैं और मैं तो इतना खुश है कि मैं चिल्लाने का मन कर रहा है। और पक्का से दोनों बंदों को लगा होगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन उन बेवकूफों को बिल्कुल भी नहीं पता कि मैंने तियानलो फ्रूट को यूज किया था, जिससे कि मैंने यहाँ पे जितना ही पॉइजन था उसको काट दिया और इसी वजह से मैं यहाँ पे काफी ज्यादा आराम से घूम पा रहा हूँ। और मैं ये तो कह सकता कि मैंने फिलहाल के लिए अपनी लाइफ को बचा लिया है, लेकिन लगता है तो तियानलो फ्रूट ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाएगा। मुझे यहाँ पे कुछ और हर्ब्स का यूज करते हुए खुद को बचाना होगा, वरना जो पॉइजन वो मेरी बॉडी में फैल जाएगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे एक पॉइजन प्रिवेंटिंग पिल और एक एनिमल रिपेलिंग पिल बनानी है और इन दोनों पिल को बनाने के लिए सारे हर्ब्स को अपने पास में ले लेता है और कहते हैं यहाँ की हर्ब्स की क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतरीन है। 2 घंटे बाद हम देखते हैं किंचन ने पिल बना ली होती है और उसके एनिमल रिपेलिंग पिल की वजह से वहाँ पे एक ब्लड रकून आ गया होता है, जिसको देख किंचन बोल रहा होता है कि इस ब्लड रकून को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मेरी पिल की वजह से ये यहाँ पे आके बेहोश हो गया और लगता है जो मेरी पिल की क्वालिटी वो काफी ज्यादा बेहतरीन थी। फिर किंचन को पेड़ को देखते हुए ब्लड रकून को देखते हुए एक आइडिया आता है और कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैं आखिर दोनों बंदों से फाइट कैसे करूंगा। चलो फाइनली मुझे एक तरीका मिल गया उन कम्युनिटी से फाइट करने के लिए। अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं उन दोनों एक्सपर्ट हंटर्स को जो कि जंगल में एंटर कर गए होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि वो बच्चा यहीं कहीं गिरा होगा, आखिर वो मिल क्यों नहीं रहा। और तभी उन लोगों को किंचन वहाँ पे मिल जाता है और पहले एक्सपर्ट बोलता है कि लगता है बंदा काफी ज्यादा टॉर्चर हुआ और उसके बाद उस पॉइजन मिस्ट को सूंघ के मर गया। चलो हम इसका सर काट के वापस लेके चलते हैं, हमारा काम तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो सर काटने वाले होते तभी किंचन उनके ऊपर अपनी पिल फेंक देता है, लेकिन क्योंकि वो दोनों ही बॉडी टेम्परिंग के लेवल पे हैं, इसी वजह से वो लोग काफी आराम से अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये बंदा नहीं मरा। तभी दूसरा वाला एक्सपर्ट बोलता है कि पक्का से मरा तो नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी पॉइजन तो होगी ही। वहीं जब किंचन होता है वो कह रहा होता है कि मैंने गलती कर दी, मैं सोचा था मैं की और ब्लड के रियल पे होती तुम लोग को मार सकता हूँ, लेकिन तो मैं अटैक में टच नहीं कर पाया। वैसे तुम लोग प्रोफेशनल हंटर्स हो ना, तुम लोगों को तो पॉइजन के बारे में बहुत कुछ पता होगा। चलो मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ब्लड रकून बीस्ट का ब्लड और मियास्मा ट्री मिक्स होती तो क्या होता है। तभी वो हंटर बोलते तो किसी को ही पता होगा, अगर दोनों चीजें ऐड हो जाती तो इसे पॉइजन बनेगा, वो भी काफी खतरनाक पॉइजन। लेकिन हमें ये बात पता है कि जो ब्लड रकून होते हैं उनको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और वो भी जल्दी किसी के हाथ में नहीं आते, लेकिन अगर वो किसी के हाथ में आ जाए तो उसके ब्लड का यूज करते हुए कोई किसी भी बंदे को 10 सेकंड में बेहोश कर सकता है, भले से वो बंदा बॉडी टेम्परिंग लेवल पे ही क्यों ना हो। तभी किंचन बोलता रहो ठीक है तुम लोग गिनती शुरू कर दो क्योंकि जल्दी 10 सेकंड होने वाले हैं। वहीं हम देखते हैं उन लोग के आसपास एक मिस्ट फैल गई होती है और वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर उनमें से एक एक्सपर्ट बोलता है कि इस बंदे ने हमें बेवकूफ बनाया है, हमें पता भी नहीं चला और हम यहाँ पे कब से पॉइजन सूंघ रहे थे। फिर किंचन बोलता है कि लास्ट टाइम मुझे एक ब्लड रकून मिला था जिसका मैंने थोड़ा सा ब्लड ले लिया था और यहाँ पे पास में एक मियास्मा ट्री है और तुम लोग जैसे ही यहाँ पे आए मैंने ट्रिक करके तुम पे अटैक किया, लेकिन असल में मैंने वो अटैक तुम लोगों पे नहीं किया था, वो अटैक मियास्मा ट्री पे था ताकि से जो फॉग है वो बाहर निकल सके और बिल्कुल ऐसा ही हुआ और तुम लोग मेरे ट्रिक में फंस गए। तभी वो दोनों एक्सपर्ट आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि हम इस कमीने को नहीं छोड़ेंगे, हम इस साले को मार डालेंगे। फिर वो लोग किंचन के काफी ज्यादा पास में आ गए होते तभी किंचन बोलता है कि तुम लोगों ने लेट कर दिया, अब ये सब करने का कोई भी मतलब नहीं है। और हम देखते हैं दोनों बंदों की बॉडी से खून निकलने लगता है। फिर वो दोनों वहीं पे बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं और किंचन बता रहा होता है कि अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद उसे इस पॉइजन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता, लेकिन क्योंकि इन लोगों की मेन पावर स्मेल की है इसी वजह से लोग काफी जल्दी बेहोश हो गए। जब किंचन साइड में देखता है तो वहाँ पे उसे कुछ ब्लड रकून दिखते हैं। किंचन वहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरे दोस्त तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, अगर तुमने मुझे अपना ब्लड नहीं दिया होता मैं यहाँ पे मारा जाता। तो आज सुबह का ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से। और वो ब्लड रकून दोनों हंटर को खाने लगते हैं। सीन चल होता है मेडिसिन गार्डन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे युंची और लिनलिंग अपने लोगों को लेके आ गए होते हैं और सेंगी कह रहा होता है आप लोग कहने का मतलब क्या है, हमारे यंग मास्टर मर गए, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप लोग कोई भी फालतू बात कर रहे हैं। तभी युंची अपने हाथ से कुछ फेंकते हुए कहते हैं कि ये देखो, और सेंगी कहता है हाँ ये तो यंग मास्टर के हॉर्स का है, वो इसी के ऊपर बैठ कहीं भी ट्रैवल करते थे। युंची कहता है कि तुम्हारे यंग मास्टर का जो खून ऊपर जंगल में फैल रखा है और देख के ऐसा लग रहा है कि वो मिस्टिक फॉरेस्ट के अंदर चले गए हैं। तभी लिनलिंग कहता है कि अगर तुम लोग मिस्टिक फॉरेस्ट में गए तुम लोग बच नहीं पाओगे क्योंकि वो एक बहुत खतरनाक जगह है। वही शेंकी और हाउचन शॉक होते हुए सोच रहे होते हैं कि मास्टर ने कहा था कि उनको मिस्टीरियस फॉरेस्ट में जाना है, लेकिन क्या हमारे यंग मास्टर सच में वहाँ पे चले गए और क्या वो कभी भी लौट के नहीं आएंगे। लिनलिंग कहता है कि किंगफिंगर काफी ज्यादा अच्छा इंसान था, लेकिन एक बेवकूफी के चक्कर में वो मारा गया और जैसे कि रूल्स है तो वहाँ जो लीडर है वो मर चुका है, इसी वजह से मेडिसिन गार्डन और आयरन माइन दोनों ही मुझे दी जाएगी क्योंकि वो पहले मेरी ही हुआ करती थी। और रॉयल गार्ड इन कमीनों को यहाँ से बाहर निकाल दो, ये प्रॉपर्टी अब हमारी है। वो जो सैंकी होता है वो सोच रहा होता है यहाँ पे तो रॉयल गार्ड्स हैं, बिना यंग मास्टर की हेल्प के मैं इनको कैसे बाहर निकालूंगा। तभी किचन वहाँ पे आते हुए कहता है कि तुम लोग को मेरी फैमिली का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं हूँ अपनी फैमिली का ख्याल रखने के लिए। वही युंची और लिनलिंग शॉक रह गए होते हैं और कहते हैं क्या किंगफिंगर नहीं मरा। फिर लिनलिंग कहता है कि तुम तो मिस्टिक फॉरेस्ट के अंदर गए थे ना, तो आखिर तुम जिंदा कैसे हो। किंचे कहता है कि मैं तो बस मिस्टिक फॉरेस्ट के अंदर गया था और तुम्हें क्या करना कि मैं जिंदा बचा या नहीं बचा और मैंने वहाँ पे क्या किया। साथ ही किंचन सोच रहा होता मैं पता चला कि आखिर यही दोनों कमीने हैं जिन्होंने मुझे मारने का प्लान बनवाया था।
फिर यूनची आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे आयरन मैन के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। आपको तो पक्का से बात पता होगी ना कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप काफी अच्छे से बिहेव करेंगे। वही सैंकी सोच रहा होता है कि ये रॉयल ई फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है। पता नहीं यंग मास्टर इस कम्युनिटी से कैसे फाइट करेंगे। तभी किचन आगे बढ़ते हुए बोलता है मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम लोग कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, पर मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरा गुस्सा काफी तक खराब है। अगर मुझे कोई गुस्सा कर दे, भले से वो किन फैमिली का ही क्यों ना हो, मैं उसे मार डालता हूँ। और क्या तुम लोग कुछ दिनों पहले सिटी लॉर्ड याद नहीं है, जो कि ओरिजिनली मेरी किंग फैमिली से ही बिलोंग करते थे, लेकिन सिर्फ रॉयल फोर्सेस को खुश करने के लिए उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। इसी वजह से मैंने उनको मरवा दिया। पता है मैंने उनको मरवाने के लिए क्या यूज किया था? वो था किन फैमिली का वॉर ऑर्डर, और कल की रात मैंने वही वॉर ऑर्डर को यूज किया है। और जिन लोगों को तुमने भेजा था वो भी 1000 टुकड़ों में बटे हुए होंगे, शायद तुम उनकी लाश को भी ना ढूंढ पाओ। और मुझे तो अब कोई भी टेंशन नहीं है, अगर कोई मुझसे भिड़ता है तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। अरे मुझे माफ करेगा मिस्टर यूनची, आप यहाँ पे किसी को रिप्रेजेंट करने की बात बता रहे थे, मैंने तो आपकी बात सुनी ही नहीं। वह जो यूनची होता है वो सोच रहा होता है कि इन फैमिली का वॉर बहुत पावरफुल चीज है, मैं अभी इसे टक्कर नहीं ले सकता। अगर इसे यहाँ पे इसको यूज करते मैं पक्का से मारा जाऊंगा, मुझे ऐसे भागना चाहिए। तभी यूनची और लिनलैंग हंसते हुए कहते हैं कि हम तो बस यहाँ पे यही देखने आए थे कि आखिर हमारा यंग मास्टर ठीक है या नहीं, और अब हम लोगों ने आपको सलामत देख लिया था, हम ऐसे चलते हैं। तभी किचन बोलता है कि जो मैं मेडिसिन गार्डन में काफी गंदा हो रखा है, इसी वजह से मैं आप लोग को अंदर इन्वाइट नहीं करूंगा। और यूनची और लिनलैंग बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, हमें भी थोड़ी जल्दी थी, ठीक है यंग मास्टर में से चलते। ये बोलते लोग दौड़ते हुए निकल जाते हैं। और इस एपिसोड को यहीं पे एंड करेंगे। तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।